कल किसी से बात हो रही थी तो कहने लगे कि मैं अमरोहे से हूँ। मैंने कहा अच्छा वो ढोलक वाला अमरोहा? तो कहने लगे कि हाँ जॉन एलिया वाला भी है। होता ये है कि कई शहर आप धीरे धीरे अपने अजीज़ों के नाम से जानने लगते हैं। सोचकर देखिए, जैसे इसी पॉडकास्ट में कई बार जिक्र आता है कि गाडरवारा, जहाँ ओशो हुए और जहाँ से तीन ताल के लिसनर नागेंद्र त्रिपाठी जी की चिट्ठी आती है, और वो ददुआ और शाश्वत भाई वाला चित्रकूट, और लालू यादव की सीट और सनी कुमार की रिहाइश छपरा, और बागी बलिया यानी अतीत में चंद्रशेखर और वर्तमान में राघवेंद्र प्रताप की धरती। अहमदाबाद पर न जाने कितनों का दावा है, लेकिन हैदराबाद, किसी भी तीन तालिये से पूछिए तो वो कहेगा कि हैदराबाद वही जगह है जहाँ बिरयानी और रुनू झा दोनों पाई जाती हैं। पहली बार स्टूडियो में अपनी एक लिसनर के साथ शुरू कर रहे हैं तीन ताल सीजन 2 का 6ठा एपिसोड, ताऊ सरदार और हैदराबाद की रुनू झा के साथ। जय हो, जय हो। एक तो ये जय हो में पहली बार उसी संवेद स्वर में एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, आनंद आ गया। रुनू जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये ताऊ तीन ताल की बहुत शुरुआती लिसनर्स में से एक हैं रुनू झा, और पेशे से आप शिक्षिका हैं, हैदराबाद में रहती हैं, मिथिला की रहने वाली हैं जी। और इनका जिक्र कई बार आ चुका है, इनकी चिट्ठियाँ कई बार आ चुकी हैं। एक बार ये अपने हाथों से मधुबनी पेंटिंग बनाकर तीन ताल के लिए भेंट कर चुकी हैं। लेकिन आज थोड़ा आप जर्नी बताइए, आप तीन ताल तक कैसे पहुंची थी पहली बार, या आप तक तीन ताल कैसे पहुंचा था, वो कहानी क्या है? जी, एक्चुअली मुझे लग रहा है 21 में सितंबर के आसपास मैं एक बार ट्विटर पे देख रही थी स्पेस। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि स्पेस क्या है, किस तरह से अलग अलग जगहों से जुड़ के लोग बातें करते हैं वगैरह। तो मैंने आपको सुना सबसे पहले, और उस दिन उसमें स्वाति मिश्रा आई हुई थी। तो वो बहुत अच्छी बातें कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुनना। पहले भी मैं उनको सुन चुकी हूँ ललन टॉप में। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये याद नहीं रहा कि वो मंगलवार आता है बुधवार, फिर किसी काम में व्यस्त हो गई याद। बाद में फिर मैं सर्च करती थी 9 बजे कि कब आएगा ये दोबारा और मैं सुनूंगी, और वहाँ से पता चला तीन ताल का। तो तीन ताल सुनना जब पहली बार सुनी तो लगा कि ऐसा कुछ तो मैं भी सोचती हूँ, लेकिन वो सब कुछ इतने सरल भाषा में इतनी अच्छी तरह से बताना, और कुछ सही है कुछ गलत है, मतलब जजमेंटल नहीं होना, वो भी सही है ये भी सही है, इस तरह की बातें। और तब बाबा ताऊ और आप थे, तो तीनों की बातें ही बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद से मैं लगातार सुनती आ रही हूँ, और उसके पहले के जितने एपिसोड्स थे वो भी मैंने सुन डाले। अच्छा, 2-3 अपने जैसे जो आपको थोड़े ठीक प्रसंग लगे, जैसे मैं पूछता हूँ कि अलग अलग तीन तालियों में ना अलग अलग फैन क्लब हैं उनके टॉपिक वाइज। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रामलीला से बढ़िया कुछ नहीं था जो बातचीत की थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो बागपत की लड़ाई ही पाथ ब्रेकिंग थी, प्रस्थान बिंदु वही था। तो आपके लिए ऐसे 2-3 चीज़ें कौन सी है जो याद रहेंगी, ये वाले डिस्कशन टॉपिक? मतलब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो नए लिसनर सुन रहे होंगे, जिन्होंने पुराने नहीं सुने हैं, तो वो इन टॉपिक्स को खासतौर से खोज करके, और हम लोग लिंक भी उसके डलवा देंगे। तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो मरकही मास्टर वाला एक एपिसोड था। आपके पेशे से जुड़ा पहला ही है। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक और था, मुझे इसका था शायद होली, शिवरात्रि से शिव पर बात हुई थी, जिसमें बहुत अच्छी तरह से कि सांप भी है, मोर भी है, मतलब एक फैमिली में कैसे रह सकते हैं मिलजुल कर। तो आप हो सकता है मजाक में आप लोग बात करते हैं उस चीज़ को, लेकिन जब मैं सोचती हूँ, जिसके पास बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए, तो मेरे लिए बहुत कुछ उसमें से निकल के आता है और मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। ऐसा नहीं कि छोड़ देती उस चीज़ को सुन के। तो ये मेरी ज़िंदगी से सच पूछे तो कोविड होना, और मैं खुद बहुत क्रिटिकल थी, बाद में आपको सुनने लगी, और उसके बाद से बहुत कुछ चेंज आया। सब ऐसा नहीं है कि मैं घर छोड़ के निकल गई और सब कुछ ऐसा वैसा ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक सोचने में, लोगों से बात करने में, और बहुत कुछ आसानी से लेने की जो चीज़ है, लोड नहीं लेना एग्जैक्टली। जैसे पहले बहुत सारे लोग बोलते थे नींबू पानी पियो, वेट कम होगा, ये करो वो करो, वो सब कुछ। या आपने बोला कि सुबह नहीं टहलिए, जज मारे जाते हैं। मुझे लगा हो सकता है टीचर भी मारे जाए।
तो मैंने सब छोड़ दिया। नहीं, वैसे भी तो ताऊ बोल चुके 72 साल में दुनिया का 72 साल का समय और है, जी, क्या करेंगे वजन हाँ। कम करके। तो मुझे अब लगता है कि हो सकता है किसी दिन टीचर को भी कोई मार दे, फिर मेरा बच्चा और मेरी सास को पर एक कौन संभाले। डिस्क्लेमर है, जितना स्वस्थ रह सकते हैं हाँ रहें, तो बिल्कुल। मन मार के स्वस्थ हाँ। रहे। अभी मुझे एक और भाई आए बोलने के लिए कि आप उसमें परसेंटेज देखते हैं, जामुन वाला मैं कुछ पी रहा था जूस, तो उसने कहा कि परसेंटेज नहीं देखते, शुगर क्या है नहीं है, कंटेंट देखते हैं, ऐसे ही पी जाते हैं। आपको मैंने 2 दिन ऐसा देखा है। मैंने कहा यार इंग्रेडिएंट्स तो आदमी पढ़ भी लेता है, आजकल कैलोरी का वो आता है, जी जी। वो अगर पढ़ने लगा तो फिर तो कुछ खाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए चलता है। हाँ जी। तो वो सब सोच के अभी लगा कि नहीं लोड लेना है। और इससे बहुत फ़ायदा मेरे आसपास जो रहते हैं मेरे घर में, उन सबको भी हुआ कि मैं अब हर बात का टेंशन नहीं लेती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं रहता है मेरा बेटा का इसी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, यही होना चाहिए, जो जैसा चल रहा है तो वो खेले तो आराम से खेले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब घर वाले भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे लिए बहुत मतलब लाइफ चेंजिंग एक बोले तो वो रहा 3 साल। और पता नहीं, अभी मैं दूसरे पॉडकास्ट को सुन नहीं पाती हूँ। बहुत बार ब्रूस भाई वगैरह बोलते हैं कि दूसरा भी हिंदी है, कुछ सुनो, वो भी सुन सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया है। और मैं ब्लूटूथ स्पीकर पे 3 ताल सुनती हूँ, इसका मतलब है मेरा पूरा घर सुनता है। तो मुझे बहुत जैसे अच्छा। बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर हाँ। आप घर पे रहते हैं किसी जी। वीकेंड पे एक ब्लूटूथ स्पीकर में चला दीजिए, तो उसमें क्या है वो संक्रमण की तरह फैल सकता फैल है, सकता है। हाँ सासू हाँ माँ को भी पसंद आ सकता हाँ है। हाँ। लेकिन कान ताऊ- में सुनने से वो संक्रमण नहीं हाँ। होता। हाँ नहीं होता। एक चीज़ मतलब थोड़ा संक्षेप में कि ये जो आइडिया है कि हम 3 ताल में कोशिश करेंगे अब हर बार कि महीने में एक बार, कम से कम महीने 1.5 महीने में एक बार एक लिसनर से बात करें, उनको इस हाँ, हर प्रोग्राम में शामिल करें। ये आइडिया आप में मतलब आपको क्यों लगता है कि हमें करना चाहिए? ये हमें इसलिए कि हमने बहुत सारे लोगों को बेबाक बुधवार में सुना है। और पहली बात दूसरी बात ये कि 3 ताल शुरू से इंटरेक्टिव रहा है। आप चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, आप लोगों से बुधवार को बात करते हैं, तो और दूसरा हम ज़्यादातर सुनने वालों को, बहुत सारे जो रेगुलर टच में रहते हैं उनको जानते भी हैं। तो फिर जी बिल्कुल। अब उनका प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, चूँकि बाबा ने एक जगह खाली की थी, तो उस जगह पे बाकी आप जिनको चुने उनके अलावा उनका तो हक है ना, जो कि बिल्कुल सुनते रहे हैं। तो है ना कि पहले प्रेमी रिक्तता देकर जाते हैं और उन रिक्तताओं को भरने के लिए आते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे प्रेमी। हैदराबाद में टमाटर का क्या रेट चल रहा है रोनू जी? हैदराबाद में जो सुपर स्टोर है उसमें 80 रुपये किलो टमाटर मिल रहा सस्ता है। है आपके यहाँ तो? हाँ, और अगर आप वहाँ बाजार होता है, रायतू बाजार, जैसे वो गांव वाले लोग आके लगाते हैं, या मंगलवार बाजार जहाँ मैं रहती हूँ मियाँपुर में, वहाँ लगता है, वहाँ 50 रुपये तक मिल जाता है। ये इतना सस्ता वहाँ कैसे था? यहाँ तो 120 चल रहा है, 2 दिन से ट्विटर पे अब trend जो लोग कर- बताते हैं हम वही सुनते हैं, हम तो खरीदने गए नहीं हैं, इसलिए हो सकता रोनू जी खरीदने गई होंगी। हाँ जी तो ये बिल्कुल। गारंटी है कि ये जो बता रही हैं वो सही है। ऑथेंटिक, उसमें कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन ये कि ना मतलब कुछ किसी ने अभी तक खोजा नहीं ना कि टमाटर वगैरह खाने से कुछ यूरिक एसिड कुछ तो बढ़ता ही होगा। अरे टमाटर में कुछ नहीं होता। अच्छा, टमाटर जहरीला है, उसके बीज जो है ना बहुत खतरनाक होते हैं आदमी के लिए। अच्छा। हाँ, और टमाटर वैसे भी उतना ब्राइट कोई चीज़ लाल हो ना, वो लाल कैप्सिकम टाइप का है। आपने वो मीम इस बीच वायरल वाला देखा है जिसमें पाकिस्तान का है शायद वो, और तरबूज बेच रहा है एक दुकानदार, जी। और वो बोलता है लाल है पूरा हाँ, ठेला हाँ, लाल हाँ। है। तो वो मुझे याद आया, इस समय टमाटर थाली भी तो लाल है। एक तो इस देश में क्या है कि एक सीजन आता है खबरों का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो खबरों से जानते हैं क्या रेट है, ठीक है। तो एक सीजन आता है प्याज का। हाँ। वो होता है कि प्याज कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो नासिक की फुटेज होती है और लोग फेंक रहे होते हैं प्याज सड़क पे, ट्रैक्टर चला रहते हैं उसके ऊपर इन प्रोटेस्ट कि प्याज के भाव गिर गए हैं। एक रोना होता है भाव गिर जाने का, वो किसानों की तरफ से रो रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है जब प्याज, अब तो उतना नहीं होता, पहले चूंकि कोल्ड स्टोरेज कम था तो प्याज बहुत महंगा हो जाता है, सरकारें गिर चुकी है उसके चलते, तो फिर होता है प्याज महंगा हो गया। टमाटर थोड़े दिनों पहले किसान फेंक रहे थे कि हम 2 रुपये 1 रुपये किलो जाना बेचना पड़ रहा है, हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे। और हर साल बारिश होती है एक राउंड, जब राजस्थान में, गुजरात में और इधर मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद टमाटर हो जाता है महंगा, तो फिर वो खबर बन जाती है। नहीं, वो महंगा इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो पहले महंगाई
के मुकाबले पीछे चल रहा था, और अब महंगा इसलिए हो गया है बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू कैच अप। वो केचप जो है ना, मैं सबको बोल ही रहा था केचप खा लो, टोमेटो सॉस उसका तो प्रिंटेड नाम होता है ना, प्योरी भी हाँ। मिलता है वो उसका। टमाटर से नहीं बनता है, टमाटर से बनता है, जिससे भी बनता हो। टमाटर होने का। टमाटर कौन सा टमाटर से बना हुआ होता है? हाँ, ठीक है। और बरसात के मौसम में तो ऐसे भी सब्जियां महंगी हो जाती है। और आप पहले याद करें, शायद आपको याद होना, लेकिन अपने यहाँ तो ये बाद में गर्मियों में टमाटर मिलता ही नहीं था। एक ठंडे मतलब ठंड के मौसम में ही मिलता था, और बाकी में कोई रांची से आए या कहीं दूर से आए बड़े शहरों से, तब टमाटर लेकर आते थे। और इसका सब्स्टिट्यूट दही है, खट्टा के लिए। वो अभी ये चल रहा है, इस व्हाट्सएप पे ये चल रहा है कि भैया ज़रा आधा पाव टमाटर दिखाना, एक बहन जी एक सब्जी वाले से कहती हैं, कभी जल्दी देखिए फिर अगली बहन जी को भी दिखाना है। और लास्ट ईयर नींबू के लिए भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, और ये दिल्ली से ही वायरल होता है सब कुछ। और वो सीजन वाली बात तो खत्म ही हो गई ना। हाँ, बिल्कुल। पहले खीरे का एक सीजन होता था, करेले का एक सीजन होता था, अब सब कुछ सालों भर आलू की तरह। जी बिल्कुल। मैं इसी मतलब एक सक्षम, हिंदी में सक्षम एक व्यक्ति, मंत्री जी का किसी के बयान का इंतजार कर रहा हूँ जो ये कहें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सब्जी को ये छूट रहती है कि वो महंगा हो सके। हमने तो टमाटर पर दबाव नहीं डाला कि वो महंगा हो, तो इसकी चॉइस है। तो मतलब अभी उस तरह के बयान आया नहीं है। निर्मला जी पिछले दिनों काफी उनकी ट्रोलिंग हुई थी प्याज। वो तो खैर उनका रहता है सीधा कि मैं टमाटर नहीं खाती। हाँ, स्पेन वाले होली खेलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ नेताओं पे टमाटर फेंके भी जाते हैं। हाँ। ये टमाटर जो है वो सबसे सस्ती, जैसे सब्जी नहीं है, फल है, पर फलों में शुमार किया जाता है। हाँ, फल है। मतलब क्लेम तो यही है। फलों को हमेशा पेड़ पे उगना चाहिए। उसका तो पौधा ही रह जाता है, तो छोटा होता है। वैसे 2 तरह के टमाटर हैं, मतलब एक देसी और एक हाइब्रिड वाले। उसमें क्या क्या मतलब, आप जैसे अभी मेरे घर में पास्ता बनता है तो जो दीदी बनाती हैं तो कहती हैं कि भैया हाइब्रिड वाले लाइएगा। अच्छा। और जब वो आलू टमाटर की सब्जी बनाती हैं तो कहती हैं कि देसी वाले लाइएगा। क्या मतलब आपने कुछ ऐसे ऑब्जर्व किया है उसके देसी वाला अच्छे से गल जाता है। अच्छा। और हाइब्रिड वाला इतनी अच्छी तरह से खट्टेपन, देसी वाला थोड़ा खट्टा होता है। बिल्कुल। देसी वाला सही से लाल भी नहीं होता, गोल होता है, वो इतना सुंदर दिखता भी नहीं है जैसा वो टमाटर। मुझे तो देसी ही सुंदर दिखता है। उसका जो शेप है वो ज्यादा गोल है, हाइब्रिड थोड़ा सा अंडाकार टाइप हो जाता है। तो ये लाल है से एक और चीज़ है कि आज हम लोग गुरुवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज ईद उल जुहा, ईद उल अजहा बोलते हैं, जुहा बोलते हैं, दोनों जुहा, ईद उल जुहा, ईद उल अजहा, बकरीद, कुर्बानी, जो बोल रहे हैं। कुर्बानी का दिन है आज। लाल है, मुंबई में एक फ्लैट लाल है, होते होते बच गया। तो वो आपने देखा वो जो पूरा विवाद हुआ मुंबई की मीरा सोसाइटी में, एक सज्जन बकरे ले आए कि होंगे, और फिर उन पे कैसे लोग चढ़ बैठे, और उसमें फिर इस तरह के आर्गुमेंट आए कि अल्पसंख्यकों की ओर से ये कहा जाता है कि उनको सोसाइटी में फ़्लैट नहीं देते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, और जब उनको फ्लैट देते हैं तो वो फ्लैट में बकरा काटने जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है आसपास के रहने के लिहाज से। पर उसमें दूसरा आर्गुमेंट है कि मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, मैं चिकन काटूँ या बकरा काटूँ, मैं सब्ज़ी नहीं काटूँ, मैं पका के खाऊँ, कच्चा खाऊँ, आपको क्या, एज फार एज वो इलीगल नहीं है। कैसे आप? अरे यार, वो बकरा काटने तो नहीं ले जा रहे थे अपने घर में, बकरा उन्होंने खरीद लिया था, घर में रखेंगे शहर में, बकरा उन्होंने खरीद लिया था, वो ले जा रहे थे, बकरीद तक रखते और शायद कुर्बानी के दिन वो ले जाके जहाँ पे भी काटने की जगह वहाँ पे काटते। फेस्टिवल ही उसी का है। लोग लगे पड़े हैं कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ठीक ठाक हैं, जिनके विचार ठीक ठाक रहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप लोग एक बार विचार कीजिए सीरियसली, क्या किसी जानवर की बलि देना ज़रूरी है? उत्सव तो त्योहार क्या हम बिना किसी को काटे हुए नहीं मना सकते? अब ये क्या है, दूसरा त्योहार नहीं है, ये त्योहार ही इसी का है। समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब ये त्योहार का एक अंग नहीं है, ये यही त्योहार है। तो आप उसमें क्यों गुजारिश कर रहे हैं? और बकरे आज ही के दिन थोड़े ना कटते हैं, बाकी दिनों जो मटन सर्व होता है रेस्टोरेंट में, घरों में, यहाँ वहाँ, वो मतलब उड़ के थोड़े ना आते हैं। होली पे भी मैंने सुना झारखंड में खूब बकरे कटते हैं। होली पे, दशहरा में, दिवाली में,
फेस्टिवल में कटते हैं। बिल्कुल। और होली का तो ऐसा है कि अगर थर्सडे होली पड़े और मटन ही खाते हैं बिहार झारखंड में लोग, तो फिर वो बुधवार को होली मना लेते हैं हाँ, मटन के हिसाब क्योंकि से। बहुत सारे लोग थर्सडे को नहीं हाँ, खाते। थर्सडे नहीं खाते। कुछ लोग मंगलवार नहीं खाते, तो अगर मंगलवार होली आए तो आप देखेंगे कि सोमवार वो होली मनाते हैं, क्योंकि मटन खाना ही होली मनाना है। वो एक बकरीद पे मुनव्वर राना का लिखा हुआ एक छोटा सा पीस है, बड़ा व्यंग्यात्मक। वो चूंकि अफसाना निगार थे वो पहले, तो उसमें उन्होंने बड़ा मज़ेदार है, वो खोज के कोई पढ़ना चाहे। उसमें लिखते हैं कि बकरीद के दिनों में ही आपने शायद ये जादू देखा होगा कि जो बकरा अच्छे खासे कमरे में नहीं समा सकता था, वो रेफ्रिजरेटर में समा जाता है। और लागर बकरों के किस्से में तो बहुत कमज़ोर बकरों के किस्से, क्योंकि क्या है कि इस बात दोस्त अहबाब जो हैं इस बात की गुमानी पेश करते हैं कि साहब हमने 7 बकरों की कुर्बानी दी। तो नंबर बढ़ाने के लिए वो कमज़ोर से कमज़ोर बकरे, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं, उस पर वो शानदार पीस है। वो रिकमेंडेशन है कि बकरीद पे आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें। आज अपन किन किन विषयों में बात करेंगे ये उसके जी। पहले मैं इसको हाँ कंप्लीट कर लूँ। जी। अपन ना बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं ना, उनको एक टीका लगा देते हैं, काला टीका। वो माना जाता है कि यार गाड़ी नहीं खरीदी तो उसमें कुछ जूता टांग दिया पुराना, नजर ना लगे, ऐसा टाइप का। हम घर तो उसको में ना भी। कुछ सीरियसली ले रहे हैं। कोई भी उत्साह का दिन, उत्सव का दिन आता है ना, अपन कुछ ना कुछ पंगा बिल्कुल। कर देते हैं। एक मतलब दाग कहीं पे लग जाना चाहिए चेहरे पे, ताकि शांति से सब कुछ निपट गया, ऐसा ना लगे। ये सब वही है। क्या कोई समस्या नहीं थी, उसको समस्या हमने बना दिया। चूंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन में कैमरा होने के चलते क्या है, हर चीज़ का सबूत है। वो अच्छी बात है कि आप कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी फिल्म बना लेते हो, सबूत इकट्ठा कर लेते हो। पर उसके चलते ना बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें, एक बच्चा दूसरे को पीट रहा है, उसकी वीडियो बना के लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इनके नाम जो है 2 अलग धर्मों से आते हैं, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। नहीं, मैंने एक आर्ग्यूमेंट और देखा था इस वाले में, कुछ मतलब हिंदुओं की ओर से ये आर्ग्यूमेंट आया कि ठीक है मटन खाना कोई नहीं, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन ये त्यौहार के साथ प्रॉब्लम ये है, ऐसा आर्ग्यूमेंट ट्विटर पे मैंने पढ़ा कि इसमें आप बकरे को कुछ समय अपने साथ रखते हैं, पालते पोसते हैं, प्रेम करते हैं, और उसके बाद सडनली उसकी हत्या आप करते हैं या बलि देते हैं। हालांकि कुर्बानी का जो मीनिंग है वो यही है कि आप अपनी किसी प्यारी चीज़ को कुर्बान करें, लेकिन इस बीच उस जानवर को आपसे एक अटैचमेंट हो जाता है, वो आपके साथ इतने समय तक रहा, उसके बाद उसको उसकी बलि देना जो है वो ठीक नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट का काउंटर क्या है? यार एक बात बताओ, जो बकरे पालते हैं, जो भेड़ पालते हैं, और वो एकदम छोटे से बच्चे से उसको बड़ा करते हैं, उनसे भी लगाव होता होगा ना। फिर ये बकरे जो हैं वो क्या हल चलाते हैं कहीं पे, या कहीं रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते हैं? बकरे तो इसीलिए पाले जाते हैं ना। और बकरों का बाय द वे कोई और उपयोग भी नहीं है ना हमारे, कि हाँ, कृषि में बिल्कुल काम नहीं। आए, नहीं, कुछ हो तो कुछ क्या। भी नहीं। हाँ। तो फिर वो होता होगा लगाव, पर आई थिंक वो लगाव, ये जानकारी होती है, कम से कम मनुष्य को तो होती है कि मैं इसे क्यों बड़ा कर रहा हूँ। बकरे का पता नहीं, ये मनुष्य को होती है। नहीं, अगर अच्छे से पकाया जाए तो उसके बाद भी लगाव हो सकता है, मतलब अगर बढ़िया थाली में बन के। ठीक है, अच्छा, आज के विषय, और रुलू जी आ जाएंगे तो उस हिसाब से हमने एक और बात रही, इसके पहले का पूछना नहीं था। नहीं, हाँ। पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें की थी जिसपे 2 लोगों ने, पहले एक आदमी अच्छा, ने, हाँ फिर 2 लोगों ने मुझे कहा कि जी आपके जी। विचार जो हैं बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप कहते हो कि आप ईश्वर को नहीं मानते, फिर कहते हो कि हम सब में देव तत्व होता है, तो ये विरोधाभास क्यों है? तो मैंने सोचा था कि चलो, मैंने वहाँ बोला था उसका स्पष्टीकरण में वहीं पे दूंगा। तो ये उन लोगों के लिए जो इस पे प्रश्न उठाते हैं, मैं ईश्वर में विश्वास इस तरह से नहीं करता कि मैं नहीं मानता कोई सुप्रीम बीइंग है, या किसी ने इस दुनिया को बनाया है, या कोई इस दुनिया को चला रहा है। मैं नहीं मानता कि ईश्वर एक है, एक परम परमेश्वर कोई है और उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। उसे आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिस नाम से बुलाते हो, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि वो है या कभी था। पर मैं ये मानता हूँ कि लोग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और हम ही उनकी 100 साल बाद, कभी 1000 साल बाद, कभी 5000 साल बाद उनको देवता मानने लगते हैं। मतलब डॉक्टर अंबेडकर हों, भगवान राम हों, गांधी हों, मोहम्मद हों, जीसस हों, ये बहुत सारे लोग एक
एक डिविनिटी वो अर्न करते हैं अपने कामों से। और कुछ लोग उनको साईं बाबा क्या थे जिनकी पूजा होती है, फिर दूसरे साईं बाबा उनकी भी पूजा होती है। लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री की भी पूजा कर रहे हैं और निर्मल बाबा की भी करते थे। लोगों में कुछ लोगों को दिखता है और कुछ लोग उसको अर्न करते हैं, तो उसको मैं देवता तत्व बोलता हूँ और वो उसको मैं धर्म बोलता हूँ। धार्मिक होना उसे कहते हैं कि जो अपने अंदर में जो धर्म स्थापित है ना, उसकी पालना करे और उसको पोषित करे और दूसरों को भी ये बताए कि आप अच्छे काम करो, अच्छे से रहो, दूसरों का नुकसान ना करो, प्रकृति का नुकसान ना करो, अपने आस पड़ोस का नुकसान ना करो, किसी से बैर मत पाले रहो। जो चीज़ें होती हैं सामान्य, जिसे हम अच्छी चीज़ें कहते हैं, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल हम बोलते हैं ना, तो वही गुड वाला जो तत्व है वही देवता है। और अगर मैंने आदि पुरुष के संदर्भ में ये कहा था, तो देवता तत्व हम सब में होता है, उससे किसी ईश्वर का लेना देना नहीं है। बस तो मैं सुप्रीम बीइंग में पहले भी नहीं मानता था कि वो कोई एग्जिस्ट करता था, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। और जब तक वो कहीं सामने आके मुझे अपने होने का सबूत ना दे दे, मैं नहीं मानूंगा। वो आप क्यों देंगे? आपने कहा कि आप थप्पड़ मार के बोलने वाले हैं कि तुम थे। हाँ, अगर आएगा तो मेरा तो लड़ाई होने वाला है उससे कि भाई क्या क्या पहला रखा है। खराब अप्रेजल। ठीक है, विषय इस पे चूँकि रुन्नू जी पढ़ाती हैं और बच्चों से, नई पीढ़ी जो है उससे हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं। दिन का कुछ घंटे, 7-8 घंटे, 5-6 घंटे आपके बच्चों के बीच गुजरते हैं। तो बच्चों के बारे में आज बात करनी है कि किन चीज़ों में वे बच्चे आज भी मन के सच्चे हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे और अब जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बीच आप क्या अंतर देख पाती हैं? और ये बच्चे कहाँ अभी थोड़े कच्चे रह गए हैं? सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों का दौर है। और टाइम टेबल पे भी बात करनी है, क्योंकि एक टाइम टेबल पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, काफ़ी फ़नी टाइम टेबल था वो, आपने देखा हो, मैंने ताऊ को भी भेजा हुआ है। पर क्या कोई फेवरेबल टाइम टेबल मानव इतिहास में बन पाया है क्या? और टाइम टेबल का चलन जो है वो मतलब इस तरह से क्यों रहा है कि 6 महीने बाद हम लोग खुद ही देख करके माथा पीट लेते थे कि या देखने का भी मन नहीं करता था? अक्सर टाइम टेबल हमारी असफलता की गवाही देते थे। बिल्कुल। तो उस पर बात करनी। और बिजार खबर है, एक महिला ने आरोप लगाया है एक दृष्टिहीन आदमी पर घूरने का। उनका कि ये व्यक्ति मुझे घूर रहा था, इस पे थोड़ी बात करनी है। और हरियाणा सरकार ने ये मन बनाया है कि वो पेड़ों को वृद्धावस्था पेंशन देने जा रहे हैं। व्यक्तियों को बाद में, पहले पेड़ों को मिलेगी। पेड़ इन पैसों का क्या करेंगे? तो किसी को पेंशन से टेंशन क्यों है, इस पे बात करनी है। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियाँ हैं और रुन्नू जी के अलावा 2 और 3 तालियाँ इसी एपिसोड में आने वाली हैं थोड़ी ही देर में। जो सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते एक टाइम टेबल वायरल हुआ और एक ट्विटर यूज़र ने ये बोल करके डाला कि मेरे 6 साल के कज़न ने ये टाइम टेबल डाला है। और उसमें जो समय सारिणी जो है, जो समय का बंटवारा है, मुझे ऐसा लगा कि पहली बार शायद ताऊ को नई पीढ़ी का एक बच्चा पसंद आए। उसने ना 15 मिनट अपने पढ़ने के लिए रखे हैं पूरे, 2:30 से 2:45। हाँ, और नहाने के लिए 30 मिनट हैं। मेरे ख्याल से 3 घंटा उसने फाइटिंग टाइम रखा है, लड़ने के लिए सुरक्षित। तो ये 72 साल जो बचे हैं हमारी जनरेशन के होमोसेपियंस के, तो ये 50 साल बाद की तैयारी कर रहा है बच्चा। पसंद आया? मतलब यार मैंने बनाया नहीं कभी, पर फॉलो मैंने किया है। इस तरह का टाइम टेबल फॉलो जरूर किया है, बनाया नहीं है। पर उसने जो बनाया है वो, मैं कभी ऑर्गेनाइज नहीं था, वो बच्चा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, और ईमानदार है। उसमें ना इतना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ूंगा, जब पढ़ने की इच्छा सिर्फ 15 मिनट की है। 8 से 8:30 उसने लिखा है मैंगो ईटिंग ताया अब्बू घर। उसने आम को स्थान दिया मुझे, तो मैं इसी पे मुग्ध हो गया। ऐसे आपको आपके स्कूल में मिलते हैं बच्चे टाइम टेबल वाले? बिल्कुल, अभी मैं शुभम से वही बात कर रही थी। हमारे यहाँ एक लेसन है समय, तो बहुत बार बच्चे जब हम उसके लिए कुछ एक्टिविटी करवाते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ, तुम क्या चाहते हो। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने टाइम टेबल देखे हैं जब उनका एक अलग रहता है, लेकिन तब मुझे मालूम नहीं था कि फ़ोटो लेके इसको वायरल किया जा सकता है।
और इस बच्चे की तो बहुत अच्छी बात लगी कि उसने टीवी देखने के लिए भी शायद 1 घंटा ही रखा है, 10 ज़्यादा से नहीं है 11 कि हाँ 10 10 से 11 से 11 सुबह। और नहाने के लिए इसने आधा घंटा रखा है। और तो ये शायद ये गर्मी छुट्टी जो हुई होगी उसके लिए इसने ये टाइम टेबल हाँ, बनाया हाँ, है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्कूल कहीं नहीं है। इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, 5:15 से 7 बजे तक शाम को प्ले विद रेड कार। रेड कार, हाँ। लाल ही कार से खेलूंगा मैं, लाल है लाल है। और अद्भुत। वो टाइम देखो, बच्चे ने आधा घंटा कारी साहब को भी दिया है, हाँ काफी। तो हाँ, वो भी स्टडी है ना उसके लिए। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मतलब ये अभी जैसे गंभीरता से जब बच्चे बनाते हैं टाइम टेबल, उसके बाद आप उसमें सुधार या किसी तरह की सलाह देती, तो आज हम लोग जब टाइम टेबल बनाते थे वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते थे, उनका पालन बिल्कुल करना संभव ही नहीं था। नहीं था। और तब क्या है, मनोरंजन की ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, बनाया तो ये हुआ कि एक शाम 6 से 7 बाहर खेल लिए, 1 घंटा टीवी, और अगर कुछ और करना है तो कॉमिक्स पढ़ने के लिए आधा घंटा रख लिया, इस तरह का। अभी 50 चीज़ें, आप फ़ोन पे वीडियो देख सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स जी देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप खेल सकते हैं, फ़ोन पे किसी से बात कर सकते हैं। तो ये जो नई जनरेशन के हिसाब से वो एडिशन इन टाइम टेबल्स में दिखते हैं। बिल्कुल। और ये टाइम टेबल अगर आप जैसे इस बच्चे ने बनाया, ये तो ये छुट्टियों के लिए है इसका कि हाँ ये छुट्टियाँ गर्मी की छुट्टी है तो किस तरह से ये हम जो टाइम टेबल बनाते थे हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए बनाते थे। वो ऐसा नहीं रहता था कि हम उसको फॉलो करने वाले हैं। वो दीवार पे देखो चिपका हाँ, रहता था। वो क्योंकि उनका कहना था कि सुबह उठ के पढ़ने से याद रहता है और ये सब कुछ तो वो उनको खुश करने के लिए होता था। ये बच्चे ने अपने दिल से बनाया है। और फिर भी मुझे लगता है टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, वो होना ही चाहिए। अगर मैनेज करना थोड़ा इजी रहता हाँ है। मैनेज करना अच्छा। अब किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। अभी सुबह उठ के जो काम है घर का वो अगर मैं ना करूँ तो वो नहीं चलेगा। बच्चों का भी जो काम है, खेलना है या पढ़ना है, जो कुछ भी, तो वो नहीं चल सकता है। तो मुझे लगता है टाइम टेबल सच में बहुत ज़रूरी है और उसको फॉलो करना भी, और ऐसा बनाए कि सच में फॉलो कर सके। जो कर रहे हैं हम काम, उसी में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रख के करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरत नहीं है कि वो 3 बजे सुबह उठ के पढ़ो ब्रह्म मुहूर्त और वो सब, ज़रूरत ही नहीं है। वो एक चीज़ जो मतलब कई बार ये सफलता और असफलता पर जब भाषण होते हैं तो ये बात कही जाती है कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं है। पर कोई देखें बहुत सफल है, कोई सफल होने के लिए भी कोशिश कर रहा है, कोई एकदम असफल है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस 24 घंटे का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया है। और सफलता के मायने डिफरेंट हो सकते हैं, सिर्फ आर्थिक सफलता की बात नहीं है, जो वो करना चाहते थे वो कर पाए या नहीं। तो ये है ऐसा, मतलब टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है सफल होने में। देखो अब तो बुद्धि आ गई है, तो अब नहीं लगता मुझे कि आप टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम आपको करता है नहीं, 24 घंटे होते हैं, मतलब ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है? तो घड़ी में है ना 24 घंटे, इसलिए हम मानते हैं 24 घंटे होते हैं। घड़ी बनाई हुई चीज़ है। और अगर आपने सफलता पाना है, मतलब आप करने क्या निकले थे, ये अगर क्लियर हो कि मुझे ये अचीव करना है, तो फिर आप कुछ 24 घंटे में क्या 18 घंटे आप काम कर सकते हैं तो करें। अगर आप 20 घंटे कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं, प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 20 घंटे भी करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे करते हैं, कुछ लोग 5 घंटे करते हैं, कुछ लोग शायद 2-2.5 घंटे भी कर लेते हैं, उसके बाद अपनी मस्ती करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब बड़े बूढ़ों के पैर छूते थे तो वो क्या कहते थे? दीर्घायु भव, अलग अलग टाइप का रहता है। खुश क्या? रहो। खुश रहो। वो नहीं होते थे कि सफल हो, ज्ञान नहीं देते थे। वो अल्टीमेट एम आपके लाइफ का यही होना चाहिए कि आप खुश रहो। हम ना कोटा में बच्चों को मार रहे हैं टाइम टेबल में। टाइम मैनेज करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भेज दिया हमने, और उनके पास पूरी टाइम टेबल है, उनके पास कोचिंग के क्लासेस हैं, उनके पास टेस्ट हैं, बहुत सफल हो रहे हैं वो। क्योंकि सफल जो है, सफलता मतलब होता है रेस। आप किसी से कंपेयर करते हुए सफल हो रहे होते हैं ना, और फिर आपको लगता है कि मैं असफल हो गया क्योंकि कोई आपसे बेटर कर रहा है, किसी के नंबर आपसे ज़्यादा है, कोई आपसे ज़्यादा बलशाली है, कोई आपसे बढ़िया गाता है, तो आपको लगता है कि आप अगर खुश हैं गाना गाकर, स्कूल में जाकर, IIT में जाकर, इंजीनियर बनकर, IAS बनकर,
या समोसे बनाकर खुश हैं तो आप सफल हैं। और आप सब कुछ सो कॉल्ड डिग्रियां और नौकरियां और पैसे इत्यादि की प्राप्ति के बाद अगर आप खुश नहीं हैं और आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा सा रह गया है, मुझे और सफल होना है, तो आप सफल नहीं हैं। वो कंगना रनौत टाइम आपने बर्बाद कर दिया बस मैनेज करके। कंगना रनौत का पंच लाइन है, अभी तो हमें और सफल होना है। वो जहाँ तक पहुँची उससे भी। लेकिन एक चीज़ में थोड़ा सा रोनू जी आपसे बात करना चाहता था कि जैसे ये जो एक ध्वनि है ना आजकल के बच्चे, और इसको ज़्यादातर नकारात्मक अर्थों में ही देखा गया है। यार आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड उनका अप्रोच है, या जिस तरह का माहौल उनको मिलता है कुछ कुछ केसेस में नार्सिज्म की ओर वो चले जाते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, पिछली पीढ़ी के प्रति वैसा सम्मान नहीं है, इस तरह के भाव हैं। लेकिन क्या ये है, मतलब आपको ये लगता है कि ये उलाहनाओं के ही हकदार हैं और कुछ नहीं इनके हिस्से में आजकल के बच्चे, जब आप मिलती हैं बच्चों से? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और स्मार्ट होना कहीं से कुछ बुरा नहीं है। अगर वो स्मार्ट हैं और वो कुछ सोचते हैं, वो दूसरों से जेलस नहीं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसे क्या CGPA आया है या मुझे कम है, अगर उस चीज़ से वो आहत नहीं होते हैं, वो खुश हैं अपनी चीज़ में। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या कुछ नहीं, लेकिन उस चीज़ से अगर वो खुश हैं और वो दूसरों से वो बैर भाव जो पहले था वो बच्चे अब नहीं रखते हैं। मुझे तो हमेशा लगता है कि जब आप एक नई जनरेशन को देखते हैं तो आपको लगता है कि हम तो ऐसे रहते थे, ये क्यों ऐसे रहते हैं। तो वो बच्चे झेल रहे हैं उस चीज़ को हमसे ज़्यादा वो परेशान हो। हम क्यों हर चीज़ अपने उसके ऊपर थोपे कि मैं इस तरह रहती थी, मुझे अपनी माँ से डर लगता था, तो आज मेरे बच्चे को भी लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर वो खुल के मुझे बोले, उसको नहीं डर रहे कि हाँ कुछ भी किया, कुछ भी। स्कूल के बच्चे भी, चूँकि मैं काफ़ी सालों से एक ही स्कूल में हूँ यहाँ, जो हैदराबाद में एक मेरिडियन स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ पिछले 9 साल से। और कौन सी क्लास तक के बच्चों? मैं ग्रेड 9 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बच्चे मुझे शेयर करते हैं बहुत सारी बातें, और बहुत बार लगता है कि मैं बहुत मतलब स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मुझसे शेयर करते हैं या मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वो शेयर करें, हम आपस में बात करें और हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं क्लास में भी अगर लेसन एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ तुम सुनो उस चीज़ को, तुम बोलो कि तुम क्या मतलब इसके बारे में सोचते हो या तुम किस तरह से इसको लेते हो उस चीज़ को। उनकी साइकी पे, उनके सोचने के तरीके पे आप ये सोशल मीडिया का असर देखती हैं? जी, सोशल मीडिया का क्या असर हुआ है, स्पेशली ये कोविड पीरियड में। आप टाइम टेबल बता रहे हैं ना, हम टीचर टाइम टेबल देते हैं या हॉलीडे होमवर्क देते हैं, तो बहुत बार होता है कि क्यों दिया या इतना होमवर्क क्यों दे रहे हैं। एक आप ग्रुप में रहना, और बहुत सारे लोग हैं घर में ट्यूशन रख के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कहीं से एग्ज़ाम दिल, जैसे कोटा में होता है इस पर कि वो कोचिंग करते हैं बच्चे और एग्ज़ाम लिखते हैं। लेकिन ग्रुप में रह के पढ़ना और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, वो वहाँ नहीं सीख सकते हैं वो घर में। और आपने देखा होगा कि कोविड के बाद ना स्कूलों में बच्चों का बहुत ज़्यादा ये सब इशू है कि बहुत गुस्सा आ रहा है उनको, वो किसी की बात नहीं सुन पा रहे, एक जगह बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि घर में वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ इस टाइम पे ये करना ही है। और उनके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिन माँ बाप को की ये परिस्थिति नहीं थी कि वो स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह दे, उन लोगों ने भी कहीं से लोन लेके या किसी तरह से बच्चों को दिया। अब उनके पास पूरे दुनिया का एक्सेस है, एक विंडो है जिससे वो पूरी दुनिया देखते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो उनको नहीं देखना चाहिए इस एज में, वो देख रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो सिर्फ वो सुन के, वो उनके लिए वो कुछ स्लैंग या गाली नहीं है, एक इमोशन है। वो देखते कि कोई एक आदमी गुस्सा होता है, ये वर्ड बोलता है, तो उस चीज़ को वो भी बोलते हैं, करते हैं अपने जीवन में। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत, लेकिन अब बच्चे बहुत निकल के आए हैं बाहर। और इसमें CBSE का भी बहुत है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 10th वाले बच्चों को पहले साल बहुत आसान पेपर रखा, फिर वो मल्टीपल चॉइस वगैरह दिए बाकी सब्जेक्ट में भी। तो इस तरह से अभी बच्चे फिर ट्रैक पे आ रहे हैं। लेकिन ये मोबाइल हम बच्चों से छीन भी नहीं सकते हैं, और उसको हमेशा उसके सहारे रहे वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक इस तरह का हम माहौल घर में, ये घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल तो बच्चे मोबाइल ला नहीं रहे, तो हम किस तरह से बच्चों को एंगेज रखें, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और शायद मुझे लग रहा है मोबाइल धीरे धीरे छूट जाएगा बच्चों से,
बाकी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लगेंगे। एक सज्जन हैं ताऊ नीलोत्पल मृणाल, इस बीच वो कवि होने की कोशिश भी कर रहे हैं, वैसे 2-3 नॉवेल वो लिख चुके हैं। उन्होंने ना एक कविता लिखी, मुझे पता नहीं मैं उससे सहमत हूँ या असहमत, पर उसका एक पैराग्राफ है कि स्कूलों की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, और दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या तो रील बनाने वाले लड़के या रील बनाने में जो लोग लग गए हैं, क्या ये जनरलाइजेशन ठीक है कि बौद्धिक तौर पर वे उतने समृद्ध सक्षम, उनके एक्सपीरियंसेस उतने रिच नहीं रहे हैं और वे कुएं के मेढक हो गए हैं, या ऐसा कह मैं सकते क्या हैं? करूं? मैं देखो, मैं जब छोटा था तो मैं अपनी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा समझदार था, लेकिन वो हमको कोसते थे कि आजकल के लड़के। अब मैं थोड़ा उम्र दराज हो गया हूँ, तो अभी के बच्चों को देख के जो हमसे डेफिनेटली बेहतर और स्मार्ट हैं, हम कहते हैं आजकल के लड़के। पर एक समस्या हो गई है, और उस समस्या, वो सवाल रील का नहीं है, सवाल है क्या आप कोई भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक F-16 किसी बच्चे को उड़ाने देंगे? या कोई लैम्बोर्गिनी जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वो किसी बच्चे के हाथ में देंगे? क्योंकि वो ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है। हम उसको कटिंग एज इसलिए बोलते हैं कि बहुत शार्प नाइफ की तरह है। और दुनिया की सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स हमने उनके हाथों में दे दिए। ये सोच के, ये इस तरह है कि हमने एकदम एक जापानी स्टेनलेस स्टील वाली चाकू एक बच्चे के हाथ में दी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ खीरा काटेगा, वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या किसी और को ना पहुंचा देगा। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम है कि ये इतना पावरफुल डिवाइस है कि इससे दुनिया के राष्ट्रपति बात करते हैं। इसमें सब कुछ है ना वो, जिसे हम बहुत उपयोग में लाते हैं काम के लिए, बिजनेस के लिए। ये टेलीफोन मात्र नहीं है, फोन मतलब स्मार्टफोन ही नहीं है ये, वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और जब इतनी धारदार चीज़ हो जिसका नाम कटिंग एज है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे क्या होगा। अब इसका कोई समाधान नहीं है, जैसा रूनू जी ने बोला, वो फोन आप ले नहीं सकते वापस, बिल्कुल नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है कि इसका करना क्या है। बहुत कठिन समय है। और पर इसी के साथ ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें, जैसे आप उनका जिक्र कर रही थी, हमारे समय में हमने ये देखा था स्कूलों में कई जो समाज में जो बुराइयां थी वो बच्चों में, स्कूल के बच्चों में परिलक्षित होती थी। जातीय भेदभाव आप अक्सर ये देखेंगे कि दिखता था कि इस बात की संभावना ज़्यादा होती थी कि सवर्ण बच्चे सवर्णों से ही दोस्ती करेंगे, ख़ासतौर से ब्राह्मणों से करेंगे। अब शायद ऐसा स्कूल में मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं है, इस आधार पर दोस्तियाँ नहीं हो रही हैं। कई मामलों में हमारी पीढ़ी कुछ एक चीज़ों से बेहतर हुई है, बौद्धिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, समझ के स्तर पर, लेकिन ये जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया है, इसने कुछ नए चैलेंजेस खड़े किए हैं जिनसे टाइमली हमें जो है निपटना पड़ेगा। एक चीज़ ये कि अभी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश से एक वीडियो आया वंदे भारत में, तो वो स्कूली छात्रों से वंदे भारत में बात कर रहे थे। मुझे तो ये देख कर हैरानी हुई कि स्कूल के बच्चे वंदे भारत में बैठे हैं, मतलब क्या उस ट्रेन से स्कूल आते हैं? मैं दिल्ली में मेट्रो में मैंने पहली बार देखा कि जब स्कूल के बच्चे दिल्ली मेट्रो से लौट रहे हैं घर। संडे को शायद बात कर रहे थे एक बार प्रधानमंत्री जी। संडे, हाँ, अच्छा हाँ, तो वो बुलाया गया होगा, हो सकता है उनको। जी। लेकिन हम लोग स्कूल जब जाते थे तो पैदल ही एकमात्र तरीका होता था। कुछ बच्चे जो थोड़ा दूर रहते थे, अधिकतम स्कूल वैन उनके लिए होती थी। हमारी पिछली पीढ़ी, हमारे पिताजी की, तो वो लोग तो नदी उदी पार करके जाते थे सभी, स्ट्रीट लाइन। हाँ, साइकिल जाते थे, नदी किनारे साइकिल खड़ी करते थे, उसको जंजीर से बांधते थे, फिर सबके हिस्से में एक नदी थी, पता नहीं इतनी नदियाँ भारत में थी या नहीं,
और उसको पार करके वो स्कूल जाते थे। हमारे जाने का तरीका पैदल था या फिर कुछ लोगों के केस में स्कूल बस था। स्कूल बस की एक ख़ास महक होती थी, जी डीजल वाली, अभी भी है ना, वो होती थी। उस समझ में आता था कि ये स्कूल बस है, काफ़ी प्रदूषण छोड़ती हुई। अब जो बच्चे आते हैं वो मतलब वो किन माध्यमों से आते हैं और स्कूल से लौटने और स्कूल तक आने की जर्नी, उसके बारे में वो अपने अनुभव क्या बताते हैं? मतलब वो क्या करते हैं उस दौरान? म्यूज़िक सुनते हैं कि बातें करते हैं कि गॉसिप करते हैं? नहीं, म्यूजिक का ऑप्शन नहीं होता है उनके पास। अच्छा, और स्कूल बस से ही, मैं भी बच्चों के साथ स्कूल बस में ही स्कूल जाती हूँ अच्छा। और उनके साथ ही वापस आती हूँ। तो उस टाइम मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मोबाइल नहीं देखूँ और उनसे बात करूँ। और वो लोग भी, उनके पास और भी कुछ उस टाइम ऑप्शन होता नहीं है तो वो भी बात करते हैं। और कुछ पेरेंट्स हैं जो खुद छोड़ने आते हैं सुबह, कुछ आसपास के बच्चे हैं जो साइकिल से या वॉक करके आते हैं। तो ये जो आप जाति वाली बताए तो वो, और ये अमीरी गरीबी, ये सब चीज़ बहुत मिटा है उन लेवल से देखिए, उस तरह से देखिए तो बच्चों में। और धर्म के लिए भी मैं देखती हूँ कि बहुत ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा या किस धर्म से हूँ, वो चीज़ कम है इन बच्चों में। तो मुझे पता नहीं, ये जनरेशन जो अभी जिसको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जो 10th 12th 9th, मुझे बहुत सारी चीज़ें इनमें बहुत अच्छी लगती है। इनको अगर एक चीज़ जानना है तो वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को। या अभी आप देखिए तो ये ऐसा नहीं, कोई बच्चा अभी जैसे अभी 10th बैच है तो वो ये नहीं बताते कि BPC MPC लिया हूँ, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके, अलग ग्रुप्स मिल रहे हैं तो वो सब पढ़ रहे। बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो चॉइसेस अलग हैं और हाँ, उसको फाइन आर्ट, हाँ, उसको कहने में वो हिचकते नहीं है कि पहले ना बिल्कुल, गृह हाँ, विज्ञान एक शर्म का विषय माना शर्म, जाता हाँ, भाई हमने अपनी लड़की को गृह विज्ञान दिला दिया, अब लड़की बता नहीं पा रही है कि मैं गृह विज्ञान की जी स्टूडेंट हूँ। जी। अब लोग और चॉइस से जो है हाँ, एक अगर चीज होती थी उस समय, आप लोग भी उस समय पढ़ते होंगे, तो कोई चीज अगर पूछ लिया ना, जैसे घर आ गए, रास्ते में कुछ याद आ गया, सपोज करो याद आ गया किनुआ, तो घर आते ही माँ से पूछा, माँ ने कहा मुझे क्या पता, है ना। फिर पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, शिक्षक से पूछ लेना। अब वो जाता था टीचर से पूछता, टीचर कहता था मुझे तो मालूम नहीं है, तो लाइब्रेरी में देखो। ऐसी हालत होती थी क्योंकि पता नहीं होता था। अब जो है वो इजीली अवेलेबल है, जितना रिसर्च करना चाहता हो वो कर सकते वो हैं। उसी समय कर सकता है, जी, बिल्कुल। जिससे आप लोगों की जिंदगी आसान हुई है आसान थोड़ी, या नहीं, इससे टीचर की ज़िंदगी और मुश्किल वाली हुई है। अभी हम क्या ऐसा है जो उनको दे सकते हैं जो उनको इंटरनेट या गूगल पे नहीं मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है कि ऐसा हम क्या करें कि उनको लगे कि ये तो आसानी से नहीं बोले कि हाँ गूगल में देख लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्या है, किस तरह से हम एक्टिविटी करवाएं, अगर कुछ किसी लेसन को करवा रहे हैं तो हम किस तरह से पूरा फॉलो करते हुए कि एक्टिविटी क्या होगी, या किस तरह से लेसन रिकॉल करना है, या इंटरनेशनल डायमेंशन किस तरह से दिखाना है बच्चों को। तो हमारे लिए पढ़ने का बहुत अभी ज़्यादा है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि बाकी देशों में किस तरह से पढ़ाई होती है। और हम तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है कि हमारे सब्जेक्ट को ये ना बोले कि हाँ गूगल में देख लेंगे या किसी इस जनरेशन में ना मिसहर्ड लिरिक्स इसीलिए नहीं होते। जैसे हम लोग तेरी आंखें भूल भुलैया बातें भूल भुलैया तेरे अखनों की सपनियों में आई कीप लिविंग बेबे से कर देते थे, हमें पता नहीं था कि लास्ट लाइन क्या थी, उसको गाते रहते थे, हमें धुन याद थी जहाँ भी अंग्रेजी की कोई पंक्तियाँ आती थी। ये जनरेशन तुरंत गूगल कर लेती है, उसके मीनिंग, उसका भावार्थ, उनको पता होता है ये कोरिया से कॉपी किया है या ईरान की मूवी है, वो तुरंत समझ जाते हैं इस चीज को। लास्ट सीन के जो बहुत सारी फिल्मों के लास्ट सीन है जो ओपन एंडेड हैं, उसके 4 इंटरप्रिटेशन इन्हें पता है। हम लोग सोचते थे और डिस्कस करते थे, वो एक फर्क आ गया है। लेकिन व्हाट्सएप, हम लोग ये भी था कि हम लोग अपने टीचर को देख करके मम्मी की साड़ी के पीछे छिप जाते थे कि टीचर, बाजार में टीचर दिख गई पीछे। अभी तो व्हाट्सएप पे एडेड है मैडम, नाइस डीपी मैम। आप लोगों के ग्रुप में है? बिल्कुल, मेरे कितने स्टूडेंट्स सारे के साथ, स्टूडेंट के साथ है मेरे ग्रुप। और चूंकि मैं इंस्टा पे स्टूडेंट की वजह से ही आई हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है रील देखने में। तो बच्चे कुछ फॉरवर्ड करते हैं, मतलब बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के फॉरवर्ड होते हैं उनके, वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है टीचर डरावनी चीज़ नहीं है कि आप उससे डरे, अगर आप उससे बात करें और कभी भी मुझे कॉल करे तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं बिज़ी हूँ,
बाद में करना, ऐसा नहीं। अगर चूंकि अभी ऑनलाइन और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हमने क्लास लिया, अच्छा। पहले जूम पे, तो वो उस तरफ मतलब अभी भी उनको कभी किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक पे 2-3 लोगों का कुछ रहा कि एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने की आदत है बच्चों को, तो वो कॉल करके हम साथ में पढ़ते हैं, जानते हैं। ग्रुप स्टडी ऑनलाइन हाँ, वर्चुअल हो जाती है। वो है कि स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ 26 जनवरी और तमाम चीज़ें और कार्यक्रम होते थे, तो हम अभी आजकल के बच्चे कहते होंगे कि शायद ओ वाओ आई एम एक्साइटेड, और हम लोग कहते थे बस्ता लेके आने हैं कि नहीं। आपके यहाँ भी बस्ता लेके आते हैं जब ऐसे आते हैं। प्रोग्राम? अच्छा। और मैं बस्ता पे एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में भी इंट्रोड्यूस हुआ है कि हम हर 4th सैटरडे बैगलेस डे करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ग्रेड 6 to 8 के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सैटरडे वर्किंग हमारा 6 to 10 होता है। तो ये मेरी प्रिंसिपल का बहुत ही अच्छा ये रहा कि अभी जब बच्चे आते हैं तो वो इतने खुश देखते हैं, बोझ नहीं है आज। बिल्कुल नहीं, वो उनके पास कोई बैग नहीं है, और हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट लंच स्कूल प्रोवाइड करती है। सो उनको टिफ़िन लाने का या पानी बॉटल लाने का, या हम लोगों को भी वो टीचर की तरह बैग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अच्छे से सज धज के स्कूल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आए और अलग अलग एक्टिविटी में, उसमें गार्डनिंग है, स्टिचिंग है। जैसे बहुत सारे बच्चों को बटन लगाना नहीं आता है, तो मैं ग्रेड 7-8 की टीचर हूँ, तो मेरे क्लास को 4th सैटरडे मिला उनको स्टिचिंग। तो उन्होंने देखा कि बटन कैसे टाँगते हैं, और अगर कहीं सिलाई खुल गई है तो किस तरह से सिलाई करेंगे। गार्डनिंग में उन्होंने देखा कि किस तरह से सीड्स प्लांट करना है। फिर उन्होंने देखा, उससे रिलेटेड हमने बहुत सा, एक्चुअली जिन टीचर को इंचार्ज बनाया हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया हम क्या करवा सकते हैं अपने टॉपिक को। जैसे मैं गार्डनिंग में हूँ इंचार्ज, तो क्या क्या है जो मैं बच्चों को इन्वॉल्व रखूँ और वो अच्छी तरह से रखे। तो फ्लावर प्रेस्ड आर्ट है एक, तो वो करवाना बच्चों से। फिर जो पेड़ पौधे हैं हमारे स्कूल में बहुत सारे, उनकी सफाई कैसे करनी, घास हटाना कैसे, कंपोस्टिंग, वो सब कुछ हम लोगों ने बच्चों को सिखाया, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया बैगलेस डे। तो एक मतलब उसके लिए ऐसा नहीं हुआ कि सैटरडे आए नहीं बच्चे कि चलो आज पढ़ाई नहीं होगी, या माँ बाप ने बोला क्या करना आज, ऐसा नहीं है। तो ये बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और मुझे 100% लगता है कि ये आगे जाके बहुत अच्छा करने वाले हैं। पर बैगलेस डे में कोई क्लासरूम में नहीं जाते बच्चे? नहीं, बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज ये, हाँ, आउटडोर नहीं है। इन बहुत सारी एक्टिविटी उसमें, जैसे मेंटेनेंस है, बल्ब लगाना, ट्यूबलाइट वगैरह कैसे चेंज करना, कपड़े कैसे फोल्ड करना, ये भी मेंटेनेंस का था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए भी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो सब कुछ सीखा है, फर्स्ट एड सीखा उसमें। हम तो 4th क्लास में कूलर खोल लेते थे। मैं खुद ही बहुत सारा काम करती थी। अभी भी मेरे घर में तब तक तो 3 बार करंट लग गया था। लेकिन हाँ, ये पर एक चीज है कि ये नई जनरेशन में किसी को मुर्गा बनना नहीं आता होगा। नहीं। हम उनको मारते नहीं, डांट भी नहीं सकते। हम लोग को चेयर बनना आता था। हम लोग क्रिएटिव तरीके अपने शरीर को मुख्तलिफ किस्म के आकार में ढालने की जो स्किल थी वो आ गई थी, सजा के तौर पर ही सही। चेयर बन जाओ। मुर्गा नहीं बनाते अभी? बिल्कुल नहीं। तो मैं सजा अभी क्या देते हैं? कुछ सजा नहीं देते हम बच्चों को। बाहर भी नहीं खड़ा करते हैं कि जाओ बाहर। बिल्कुल नहीं, बाहर भी नहीं खड़ा करते हैं। और रिसेंटली मुझे याद है एक बच्ची का कुछ, एक बच्चे से फाइट हो गया, तो वो मुझे बोली एक दूसरे टीचर के बारे में कि उन्होंने मुझे ऐसा लुक दिया। मतलब वो लुक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व कर रहे, तो हमें बहुत अलर्ट रहना होता है हमेशा कि ये बच्चे, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, ऐसे कब ना बोल। तो और बहुत अप्रिशिएट करते हैं बच्चे। हम लोग को तो बहुत ही, मतलब उस हिसाब से देखो तो बहुत जाती हुई है। बाल पकड़ के पूरी ताकत से खींचते हुए, चाबे मक्कार। लुक तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, पर कुछ तो होता होगा ना। पनिशमेंट किस तरह से देते हैं? अभी जो बच्चे नोट्स पूरा नहीं करते, अभी जैसे मुझे लगता है कि हैंड राइटिंग के लिए मैं बच्चों को डांटूं नहीं, वो आगे जाके कितना लिखने वाले हैं। अभी आप सब लोग लिखने वाले में ही काम करते, फिर भी आप कितना लिखते होंगे, साइन करते होंगे या बहुत से। तो मुझे नहीं लगता कि मैं हैंड राइटिंग के लिए किसी बच्चे को डांटूं कि हाँ तुम्हारी हैंड राइटिंग गोल गोल सुंदर सुंदर होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी पनिशमेंट कहाँ मिलती है? बच्चों को नोट्स कंप्लीट नहीं करते हैं, स्पेशली जो 9th 10th वाले होते हैं। तो फिर क्या पनिशमेंट देते हैं? हाँ, पनिशमेंट हम उनको बहुत बार स्कूल के बाद रोकते हैं और उनको एक्स्ट्रा टाइम दो आज स्कूल में, काउंसलिंग करते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को, और ये बच्चे मान जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे। अगर मैं बोल दूं, नटखट बच्चे तो अब भी होते होंगे, मतलब बहुत। और चूंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और वो एक दक्षिण भारत के राज्य में,
और किसी का, मेरा ही बच्चा हिंदी नहीं आगे पढ़ने वाला, तो मैं उनसे कैसे उम्मीद करूँगी कि हाँ साइंस या मैथ के लिए पेरेंट्स ट्यूशन लगाएंगे, चाहेंगे कि इसमें आगे जाए, या कुछ लोग इंग्लिश के लिए। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि बच्चे मुझसे प्यार करें। मेरे लिए सबसे बड़ा यही होता है कि वो अगर मुझे प्यार करेंगे तो उनको पक्का लगेगा कि हाँ ये मुझे सब्जेक्ट अच्छा करना ही है। तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि वो इंटरव्यूज़ में बोलता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने प्यार दिया। तो मेरे लिए भी वही है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है जो मैं किसी और से बहुत अच्छा सिखा दूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं प्यार करूँ तो बच्चे ज़रूर करेंगे। रुनु मैडम के उसमें फेल नहीं होना है, अच्छा करना है बस ये। तो मैं उनको बच्चों को यही बोलती हूँ। पर किताब न लाने पे जो हमारे बहाने या होमवर्क न करने पे होता था कि बस आज नहीं लाए या भूल गए, अभी भी ये करते हैं। होता है हाँ, और मैं समझ जाती हूँ कि झूठ बोल रहे हैं, तो वो चीज़ तो है, लेकिन फिर नहीं, वो उस पे फिर आप कहते नहीं कि सांस लेना तो नहीं भूलते। नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो हमने सुना है। बिल्कुल। भोजन करना तो नहीं भूलते महोदय। ये तो मैंने सुना है अपने टाइम में। अब नहीं कोई नहीं बोलता ये, बाकी सब्जेक्ट टीचर भी नहीं बोलते हैं। हम उनको कन्विंस करते हैं और बताते हैं कि कितना ज़रूरी है ये करना, करो, और वो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। इन सब बातों से मुझे कभी परेशानी नहीं होती है। वही लगता है बेसिक समझे बच्चे और आगे जाके वो लिटरेचर को ना छोड़े। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो पढ़ते रहें हमेशा चीज़ों को, और बहुत अप्रिसिएट करते। इस बार आप हमारे स्कूल से कितने बच्चों को 99, 98 इस तरह से मार्क्स आए हैं। वाह, ठीक है। आज जो आप बिज़ार खबर पे हमें बात करनी है, इस पे तो चिट्ठियाँ आएंगी बहुत सारी और भेजिएगा, जो पेरेंट्स हैं वो भी। वो बिज़ार खबर ऐसी साडा जीवन उच्च बिज़ार में पेंशन पे बात करनी, पर ये पेंशन जो है ना बहुत बारीक भावनात्मक विषय, ख़ासतौर से ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन की जब से लड़ाई चल रही है हमारे यहाँ। कांग्रेस जो है ओल्ड पेंशन के पक्ष में है, और दलील ये है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव वो जीती इसीलिए गए। बीजेपी भी अब उसकी एक कार्ड तलाश कर रही है, और इस तरह की बात है कि वो विचार कर रहे हैं कि नई पेंशन का कोई ऐसा स्वरूप लाया जाए जो अभी मार्केट रेट के हिसाब से वो नहीं होगा, और फिक्स्ड पेंशन दे दें, 50% ना दे पाएँ पर उनकी जो सैलरी होगी उसका 40-45% दे दें। इस तरह की बात चल रही है। लेकिन हरियाणा में तो और ही मज़ा आया है। हरियाणा की ये खबर है, वहाँ पेड़ों को वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन देने पर सहमति बनी है, और इस स्कीम का नाम है हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो 75 साल से ज़्यादा उम्र के ताऊ जो पेड़ हैं हरियाणा में, उनकी परवरिश करने वालों को 2500 रुपये पेंशन देगी सरकार, और ये पैसा साल में एक बार मिलेगा, मतलब महीने महीने का नहीं है, साल में 2500 रुपये देगी। और इस स्कीम के लिए अभ्यर्थी शब्द में इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन 3000 से कुछ अधिक पेड़ों का चयन किया गया है। 3000 वो पेड़ हैं 75 साल से अधिक उम्र वाले, जो जिनकी अगर आप परवरिश करें तो 2500 रुपये। तरुलिका सामने बैठी हैं, इंटरेस्टेड हैं आप? वेलकम करेंगे ताऊ ऐसे इस फैसले को? यार कोई भी चीज़ जो पेड़ों को बचाने में मदद करे ना, इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि बहुत सारे पुराने पेड़ लोग नहीं देखभाल कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि वो वहाँ से हट जाए। कभी रास्ता रोका हुआ है, कभी किसी का पानी रोका हुआ है, कभी किसी को कुछ निर्माण करने नहीं दे रहा। तो ऐसे पेड़ों को बचाने के लिए अगर 2500 रुपये साल के लग रहे हैं तो बुरा नहीं। 75 साल पुराना पेड़ ना, पता नहीं ऐसे वो कई चीज़ों का गवाह है, ऐसे साहित्य की भाषा में कहते हैं, लैंडमार्क है। हाँ, लेकिन लैंडमार्क है, लेकिन उस मतलब वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मैंने क्या क्या देखा है। लेकिन जब भी आप एक लगभग इतने पुराने पेड़ को देखते हैं, वो खाली आसमान, अकेले छत से आसमान देखने जैसा ही होता है। आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, उसके बारे में तमाम कल्पनाएं कर सकते हैं, अपने जीवन के अतीत को वहाँ बैठ कर के विचार कर सकते हैं। पुराने पेड़ में एक अलग तरह का एक आकर्षण है जो मतलब नए पेड़ों में नहीं है उस तरह से। मैंने लैंडमार्क इसीलिए बोला ना कि क्योंकि दादाजी भी उस पेड़ को रेफर करते थे, पिताजी भी करते थे, आप भी करते हो, आपके बच्चे भी करेंगे उस अगर वो पेड़ वहाँ खड़ा रहा तो, कि वो बस पेड़ के इधर से आए बाएं, उस तरह का। ऐसे पेड़ों को बचाना, पर प्रॉब्लम उसमें यही है ना कि 75 साल का पेड़ है, समझो आज़ादी के हमारे हो गए ना, होने वाले हैं। उस आज़ादी के पहले जितने लोग थे ना, उनको स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता है। मैं तो लगभग हर आदमी को देखता था, हर आदमी को जो बस खाली उनको ये सबूत देना होता था मैं जिंदा था उस टाइम, है ना। या वो जेल वेल गए थे उस समय, किन आरोपों में गए थे, ये तो बहुत मसला है ना। बहुत लोग जेल जाते थे अंग्रेजों के टाइम में। पर इन पेड़ों को
अगर आप कुछ पेड़ जो है वो 200-250 साल तक रहते हैं, कुछ और भी लंबा रह सकते हैं, तो उन पेड़ों को हमें अगर हम वहाँ मार्क कर दें वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कि ये पेड़ इतना पुराना है, ये आज़ादी के पहले का पेड़ है, और एक मॉन्यूमेंट की तरह उसको अगर रखें तो आप ऐसे बहुत सारे पेड़ों को बहुत सारे राज्यों में रख सकते हैं। इस योजना से सबको सीखने की जरूरत है। और इससे वो भी है, पैसे पेड़ पर उगते हैं वाली बात भी चरितार्थ होती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर सच में पेड़ों पर पैसे उगते तो ये धरती कितनी हरी होती, है ना? फिर क्यों कंक्रीट लोग लगाते, क्यों वो लगाते, पेड़ ही पेड़ लगते हैं और उससे होता मतलब बहुत सारे हमें मतलब ओजोन की चिंताओं के प्रति वो रहना नहीं होता। ऐसा एक पेड़ तो होना चाहिए था जिसमें धन उगता। लेकिन जो शीशम चंदन के पेड़ हैं वो तो कमोबेश पैसे ही उड़ते हैं, पैसे ही उगते हैं उगते हैं। उसमें, हाँ। हम्म। शीशम में भी, चंदन में तो जरूर उगते हैं। शीशम में भी और विकास के नाम पे पेड़ ही काटे जाते हैं। हाँ ये भी है। हाँ, अभी पुणे वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी मुंबई वाले करते हैं। हाँ। पहाड़ों में लोग करते हैं। और बोधि वृक्ष को अभी तक संभाल के रखा गया है। हाँ, और जिंदा है वो पेड़, जिंदा है। पेड़ का एक उपयोग और है जो हमने अपने बचपन में किया है। पेड़ से लटके हैं हम लोग अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश के तहत। उस समय नहीं बढ़ी, बाद में अचानक बढ़ गई। ये इस तरह, और मतलब आप, मुझे पता नहीं कि आपका कभी वैसा, आप कभी रही उस तरह से नहीं। हमारे यहाँ बच्चों की जो पहली ट्रेनिंग होती थी, जिसको आर्मी ट्रेनिंग तो नहीं पर उस तरह की जो होती थी, उसकी शुरुआत होती कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। जब वो बच्चा 4 साल का है तो कहते थे अब ये चढ़ लेता है पेड़ पे, अब इसको अगले स्टेप पे बढ़ाया जा सकता है, कट्टा उट्टा हाथ में दे सकते हैं। लेकिन उसका ओपनिंग जो है वो जो फर्स्ट स्टेप था वो पेड़ पे चढ़ना था। तो वो इसलिए लर्निंग प्रोसेस में पेड़ बहुत पहले आता था गाँव में बच्चों। आप तो पेड़ पे चढ़ना स्किल होता था। हाँ, खासतौर से अगर वो पतली डंडियों वाला है तो आप कैसे अपने वजन को बांटें कि एक पाँव इधर रखा है, एक दूसरे पे। आप जामुन के पेड़ पे चढ़ जाएंगे और जामुन का ब्रांच टूट जाएगा। आम के पेड़ पे चढ़ेंगे, आम का ब्रांच बहुत झुकेगा, तब मतलब शायद ही नहीं टूटेगा। दूसरी बात, शायद ये हमारे इंस्टिंक्ट में था कि जब हम भागते होंगे ना प्रागैतिहासिक काल में जानवरों शिकारियों से बचने के लिए तो पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे ठंडक भी मिलती थी, पेड़ पे आप छुप भी सकते थे सामने से आ रहे जानवर के लिए। पेड़ पे चढ़ना एक नेसेसरी स्किल आज भी है। आवश्यकता नहीं पड़ रही तो आप मना लें, पर दुनिया का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हटा दो तो खत्म ही है ना सब कुछ। तो ये सब स्किल, पेड़ पे चढ़ना एक नेसेसरी स्किल है, पर हम यहाँ पे बच्चों को नहीं सिखा सकते क्योंकि रिस्की है थोड़ा। पर अर्ली एज में ही आदमी को पेड़ों पे चढ़ना, और बाय द वे लोग ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाते हैं जो बहुत मुश्किल है। उसमें आदमी अपने पाँव के तलवे से चढ़ता है, स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि एक उपयोग और है कि बारिश अगर हो रही है और आपके आसपास पेड़ हैं, इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, बारिश के समय आपको थोड़ा बहुत बारिश से अगर घना पेड़ है बचा सकता है। पर बारिश खत्म हो गई है तो भिगा भी सकता है। फिर जो उसने संजो के पानी रखा हुआ है वो आप ही के ऊपर आता है। तो उस टाइमली निकल जाना है उधर, ज़्यादा देर इन्वेस्टमेंट रखने का नहीं। पेड़ का एक ये भी उपयोग है। मुझे वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं, बॉटनी का ज्ञान हो या नहीं हो, पर वो लोग जो हर पेड़ को लगभग पहचानने का दावा करते हैं। उनके साथ कभी घूमने का अवसर मिले, जाइए जरूर। अरे बहुत मज़ा आता है। तो कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं है ये, है ना, ये उसकी रहती। तो एक उसमें किस्सा ये हुआ था कि एक आयुर्वेद के बड़े अच्छे जानकार हैं और पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पहचानते हैं। वो उनके साथ पहाड़ पे घूमने गए थे वो, तो उन्होंने एक पौधा देखा और उन्होंने उसकी पत्ती तोड़ ली। उन्होंने कहा कि अरे ये बहुत रेयर पौधा है और ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, अगर इसकी एक पत्ती खा लो ना। हमारे एक ड्राइवर साहब थे जो, तो वो आए, अपना लोकल थे, उन्होंने एक पत्ती तोड़ी। अरे ये कुछ ना है, ये वो है। और उन्होंने तुरंत एक पत्ती मुंह में डाल ली, वो है ये। तो मुझे बड़ा आनंद आया उसमें कि मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो जो खारिज हुई। ऐसे इस तरह का कोई मतलब आपका हुआ है सामना हुआ है ऐसे किसी व्यक्ति से जो? वो बालकृष्ण जो है पतंजलि वाले, उनको मैं देखती हूँ पत्ते बताते हुए। मैं एक जानता हूँ, एक घास होती है जिससे कि हमारे यहाँ शूल या डायरिया टाइप की जो अगर हो गई ना सिचुएशन, तो उसमें बहुत फ़ायदा करती है वो।
तो मैं एक वही घास को पहचानता हूँ। अच्छा, वो मैं कहीं भी ढूंढ लेता हूँ। कुश वाली घास है क्या? नहीं। अच्छा, वो घास नहीं है, मतलब जो भी बोले पौधा है जो घास के बीच में होता है। अच्छा, ओके। पथरीले इलाकों में उसको मैं पहचानता हूँ। बाकी पेड़ों को तो बहुत सारे पहचान लेता हूँ अभी भी। बट ये है कि 2-3 दशक इस शहर में होने के बाद धीरे धीरे जो है पहचान, जैसे लोगों को भी भूल गए, चेहरे भूल गए, वैसे पत्ते भी भूल जाते हैं। पर फसलें तो बेसिक पहचानते होंगे। हाँ, तुअर अरहर में फर्क पता है। हाँ, कल से ये चल रहा है तुअर अरहर, राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद। आप पहचान लेती हैं फसलों में फर्क कि ये गेहूं की है, ये चावल, ये अरहर है? गन्ना, पौधे भी बहुत सारे पहचानती हूँ। आप तो गार्डनिंग सिखाती भी हैं। नहीं, ऐसे गांव से हूँ तो वहाँ नहीं, अच्छा, अभी जब आप गार्डनिंग सिखा रही थी, सिंस ऐसे ही बच्चों को, 2-4 अपने फेवरेट पौधे कौन से हैं? मैं भी करता हूँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा गार्डनिंग में। अच्छा, हाँ, मेरे पास फूल हैं कुछ, घर में भी मैं लगाई हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ। और चूँकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और पानी अगर नीचे गिरे तो मेरे ऊपर चिल्लाती हैं कि आपके यहाँ से हमेशा तो मुझे जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे बोलता है कि वो आपके ऊपर शाउट कर रही है। तो मैं उसको बोलती हूँ मैं तेलुगु नहीं समझती हूँ, जाने दो। तो इस तरह से मैं बचती हूँ उसके लिए शब्द है तेलुगु रादू, है ना? हाँ। तेलुगु नहीं आती तो मुझे एरेका पाम चला लेती हैं आप? चल जाते हैं आपके? नहीं। मुश्किल है उसको चला। ठीक है, तो वो भी है ना कि एक व्यक्ति जो चढ़ गया वो आम के पेड़ पे, बोले यहाँ क्यों चढ़े हो तुम आम के पेड़ पे? बोले मैं सेब खाऊंगा। तो बोले सेब कैसे खाओगे, आम का पेड़ है? बोले ये लेके आया हूँ। जेब में सेब रखे हुए। पेड़ों पे मैं चाहता हूँ कि किससे, और पेड़ों के बारे में पिछली बार संजय जी से बात हो रही थी पहले, तो उन्होंने कहा था बहुत सारी मुहावरे हैं और बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं, बहुत सारे लोकगीतों में पेड़ों की किस्मों का जिक्र है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे 3 तालियों में से किसी के पास इस तरह के किस्से हों पेड़ से जुड़े हुए, कुछ गांव के खेल हैं जिनमें पेड़ों का उपयोग होता है, गांव के खेल, तो उस तरह के अगर कुछ आपके पास किस्से, खेल, अनुभव हों तो इस बार चिट्ठियों में भेजिएगा। अगली बिज़ार खबर वो ये है कि ब्रिटेन की है। बहुत समय के बाद भारत से बाहर की बिज़ार खबर शुभम तिवारी खोज के लाए हैं, और वो 21 साल के टॉबी एडिसन हैं, एक सज्जन वहाँ पे। वो वहाँ पे साइकोलॉजी और काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं और वो देख नहीं सकते। उनके साथ ये हुआ कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी एक महिला की अचानक चीखते हुए आवाज़ आई कि क्यों आप मुझे देख रहे हो, क्यों मुझे घूर रहे हो लगातार? तो इन्होंने कहा कि मैडम मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि मेरी नज़र किस पर है ना, मैं कहीं तो शून्य में मेरी आंखें जाएंगी। पर इसके बावजूद महिला अड़ी रही, उन्हें शायद लगा होगा कि ये झूठ बोल रहा है या जो भी, तो वो जिम मैनेजर को लेकर के आई। तो मैनेजर ने एडिसन से पूछताछ की, उसके बाद भी लाख कहने के बावजूद कि वो देख नहीं सकते, उनको जिम से बाहर जाने को कह दिया गया। उन्होंने ये वाकया शेयर किया है। क्या है आपका पहला रिएक्शन दृष्टिहीन आदमी पे? दृष्टिहीन आदमी इसलिए चश्मा लगाते हैं काला, और क्योंकि वो अगर देख रहे हैं तो वो देख तो सकते नहीं, तो घूरते ही हैं, क्योंकि आप उनकी आंखें आपकी तरह उतनी तेज मूव नहीं करती। तो आपको तो यही लगेगा कि वो घूर रहे हैं, पर वो देख भी नहीं रहे होते। हाँ। पर अपने यहाँ नियम है ना कि जो कमजोर है उसको पे करना पड़ता है। तो वो उस समूह में दृष्टिहीन होने के कारण कमजोर थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। एक चीज़ ये रोनू जी, आपका अनुभव, ये बच्चों से बात करते हुए हम लोग कई बार, जो टीचर्स थे हमारे वो घूरते थे। हमारे यहाँ कुछ सीनियर्स हैं, कुछ संपादक हैं जिनसे आप बात करिए, लेकिन और वो उनके घूरने का कोई और अर्थ नहीं होता, लेकिन आपसे किसी स्टोरी आइडिया पे डिस्कस करते हुए आपकी आंखों में लगातार देखते हैं पलक झपके बिना। तो किसी के लगातार घूरने से आदमी थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस तो हो जाता है और थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है। ऐसा लगता है आपको? घूरना प्रभावित करता है आपको? बिल्कुल, आप किसी को कैसे देख रहे हैं और किस तरह टच कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ बहुत, मतलब कह नहीं सकते कि आप उस तरह उसको कैसे ले रहे हैं। मैं किसी को देख रही हूँ, वो मेरे देखने को किस तरह ले रहा है, या मैं टच कर रही हूँ तो उस चीज़ को वो कैसे ले रहा है, बहुत मुश्किल है कहना। और घूरना तो समझ में आता है कि आपकी आंखों से कि ये किस तरह का आप देख रहे हैं मुझे,
किसी भी इंसान को पता जी। चलता है कि आप किस गुस्से में देख रहे हैं, खुशी में देख रहे हैं, प्यार जी। में देख रहे हैं, जो कुछ भी। तो वो घूरना तो मुझे लगता है थोड़ा कभी आप कंट्रोल। बच्चों पे कभी घूरा है जी, आपने? हैं? बिल्कुल बिल्कुल घूरती कभी हूँ। स्टेयर हाँ जिसको कहते हैं कि हाँ जैसे एग्जाम में नकल करते हो किसी को देखा तो आप हाँ सिर्फ एक मैसेज देना चाह रही हैं कि इस कि बार तुम मैंने ये देख लिया। काम मत करो। हाँ, बिल्कुल, तो घूर ये लिया। जरूर उसको एक बार तो लगता है कि अगर मेरी नज़र से वो उसको समझ में आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को करती हूँ, क्योंकि आगे कुछ बोलना ना पड़े इस विषय पर, वो समझ हाँ, जाए। उपयोगिता भी हाँ, है घूरने और की। मैं ना बोलूँ और वो समझ जाए तो वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा ही अच्छा होता है। है। शब्द भी खर्च नहीं शब्द हुए भी और खर्च नहीं हुए और उसको समझ में आ गया कि टीचर क्या चाह रही है, माँ क्या चाह रही है। जैसे हमारे जनरेशन वाले माँ बाप को देख के समझ जाते थे कि हाँ, शाम को जल्दी आना है, घर से बाहर नहीं जाना है। उनको बोलना नहीं होता था ये काम मत करो, ऐसा करो। तो वो देखना नज़र से वो बहुत है। और जैसे बाहर से खेल के आए और हाथ नहीं धोए और वहाँ पे वो चिप्स और वो रखा है उठा के अगर खाने किसी ने लिए। देख भर लिया तो फिर हाँ, वो समझ में आके समझ गलत है। जाते थे। आप करते हैं पर वैसे उसमें उपयोग? नहीं, मैं ये तुमने एक बात बोली मुझे बहुत वो खटकी। हम्म। वो लोग जो आपको बिना पलक झपकाए, हालांकि बात सामान्य तरह की कर रहे हाँ हैं हाँ हाँ और देखते रहते हैं, तो लगता है कि अब उन्होंने देखना बंद कर दिया और अब जज कर रहे हैं वो। हाँ, ऐसा मतलब मन में जरूरी नहीं कि ऐसा है, हाँ, पर किसी आपको ये लगता है कि हाँ, इन्होंने अब देखना बंद कर दिया है, अब वो जज करने के मुद्रा में आ गए हैं, हम्म, तो आपको लगता है क्या जो मैं बोल रहा था इतनी देर से वो सच सही बोल रहा था क्या गड़बड़ या था। मुझे आगे नहीं बोलना चाहिए कुछ, वो फीलिंग आती है कि अब ये आदमी मूव कर चुका है देखने से। क्योंकि बिना पलक झपकाए कुछ लोग देख लेते हैं बहुत देर तक, ये भी काफी वो बड़ी जो चीज आपकी है। वो वाली थ्योरी है ना, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग वॉच्ड, इलेक्ट्रॉन की हाँ, है वही न्यूट्रॉन की है किसकी, हाँ जो भी है। हाँ, तो वो वैसा फील आने लगता है और आपके बिहेवियर में वो तुरंत झलकने लगता है कि अब आपको देखा नहीं जा रहा है, आप घूरा एक जा रहा है। वीकर पोजीशन से रिएक्ट करते हाँ हैं। हाँ वही। आपको सडनली ये लगता है कि ये चूंकि वो जजिंग पोजीशन में है, तो आपको लगता है कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी है या करने वाले हैं या नहीं करना है, इस टाइप का। दरअसल एक चीज़ और है कि आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी अगर बैठे हैं, मेट्रो में मेरे साथ होता था, दिल्ली मेट्रो में उस समय सफ़र करता था, तो आप बैठ गए तो अक्सर ख़ास तौर से अगर कोई महिला बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग नहीं कहना चाहिए, प्रौढ़ 45 प्लस कोई व्यक्ति होता था, तो वो आपके फ़ोन में झांकते थे। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अक्सर झांकते थे, फ़ोन घूरते थे, मेरा मतलब ये है फ़ोन पे और लगातार, और इस बात से कोई हिचक भी महसूस नहीं करते थे वो कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब उसको छिपाने चुपके से नहीं देखते थे, क्लियरली देखते थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि यार इसका क्या इलाज है। फिर मैंने ये उसको कोशिश की और वो कारगर रही कि मैं उसी समय चैट खोल के अपने किसी दोस्त को मैसेज में लिखता था, कहीं और देखो इधर क्या है बे इस तरह की 2-4 चीज़ें मैं लिखता था। ऐसा कभी हुआ है कि फ़ोन तो आपका वो फ़ोन टाइप भी पढ़ पाते थे क्या? हाँ, जब वो देख रहे हैं तो मैं उनसे कुछ नहीं कर रहा हूँ ना मैं ये तो लोगों को जिंदगी में भी झांकने की आदत होती है। हाँ, तो उनसे भी मोबाइल में मतलब भी आप ऐसे मैसेज दे सकते हो, यार उसको ना मैं इधर क्या देख रहा है। वहां पे मुझे ये भी लगता है कि हम अपन ना ऐसी जगह पर रह के, एक आदमी मैगजीन पढ़ रहा है, जब मोबाइल फोन नहीं था तो दूसरा ऐसे ही चलाता था और कभी कभी खींच भी जाता था कि इतनी जल्दी पढ़ लिया इसने, पन्ना पलट दिया। भैया थोड़ा रुक जाओ, बस आखिरी 3 पन्ने बचे हैं। यस, ट्रेन में भी ऐसा ट्रेन में होता होता था ये बहुत आप देखा। अखबार पढ़ रहे हैं तो आदमी आपसे मांग नहीं रहा, शरीफ आदमी है, हाँ, पर कोशिश कर रहा है कि मैं भी पीछे ऐसे से पढ़ लूं। हाँ वो है, तो उसको फोन में वही कम्युनिटी रीडिंग होती थी। हाँ वो कंटिन्यू कर गया है कि लोग आदमी के दूसरे के फोन क्या में देखते हैं कंटेंट है क्या हो रहा देखें। हाँ वही। नहीं, वो एक पत्नी ने पति का एक बार मोबाइल चेक किया और बोला कि ये छगन हलवाई ये क्यों पूछ रहा है कि खाना खाया तुमने। लेकिन दिल्ली के बारे में मुझे पता नहीं, रुनु जी आप कितनी बार आई हैं दिल्ली या नहीं? दिल्ली मैं पहली बार आई हैं आप जी दिल्ली। जी बिल्कुल। दिल्ली के बारे में ताऊ कहते हैं कि यहाँ लोग मतलब घूरते बहुत हैं। दिल्ली में एक स्टेयर कल्चर है, रोड रेज में वो दिखता है, ड्राइव करते हुए आप देखिए कि कोई आपको ओवरटेक करते हुए निकला और बहुत नहीं, हॉर्न कभी कभी बजाते मुझे भी लगता है कि मैं शायद कल्चरली ऐसा कंडीशनड हो गया हूँ कि मैं भी घूरता हूँ, मैं भी स्टेयर करता हूँ। जैसे मैं ट्रैफिक लाइट पे वेट कर रहा हूँ तो मुझे सामने देखना चाहिए या अपने काम से काम रखना चाहिए, पर मैं बगल वाले को देख लेता हूँ, कभी पीछे देखता हूँ इधर कौन है ये और उसी टाइम वो भी आपको देख रहा होता है, तो आंखें मिल जाती दोनों गिल्टी फील करते हैं हैं। कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूँ। और मैं बस में भी चलता हूँ या ट्रेन में भी चलता हूँ तो मैं क्या देखूँ। हाँ ये भी बात है, वो सेम व्यू है, वही गाड़ियां हैं, तो हाँ, तो कुछ चेहरे ही दिख जाएं, हाँ, तो कुछ कोई ना। सामने बैठा हुआ है तो उसको भी देख रहे हैं थोड़ी देर तक, है ना। हाँ कोई दूर में बैठा हुआ उसको भी देख रहे हैं। हाँ, जस्ट एक चेंज हो व्यू में। हाँ, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कोई आ गया, क्योंकि
ट्रेन में और कुछ होता नहीं है देखने को, बाहर की चीजें मूव कर रही होती हैं, तो आपके सामने जो उपलब्ध है, तो उसमें अब मैं रियलाइज करता हूँ कि शायद वो बुरी बात है। आप जमीन भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि वो चेहरा भी तो बदल नहीं रहा है ना, जमीन भी नहीं बदलेगी। अपना जूता देख लो, आंख बंद करके सो जाओ। अब जमाना ऐसा हो गया है, क्योंकि अब लोग बुरा भी मानते हैं, पहले नहीं मानते थे। पहले उनको लगता था कि हम भी तो देख रहे थे है ना। अब लोगों को लगता है यार हम अपने काम से काम रखो, आप अपने काम से काम रखो। तो ऐसे सिचुएशन में अब फ्लाइट में क्या होता है, आपको किसी को देखना नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है। नहीं, वो आता है एक आई मास्क सोने के लिए, नहीं, क्योंकि आमने सामने नहीं बैठते ना लोग। कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप जब वहां खड़े भी नहीं है आप कि आप किसी को देख सकते हो। वो बहुत अच्छा सिस्टम है। ट्रेन में आमने सामने बैठे होते हैं, तो हिलते आमने हुए सामने देखते बैठे हैं एक होते दूसरे को। 36 घंटे तक साथ रहना है, कितनी देर अवॉइड करोगे उसको, है ना। नहीं, उसमें भी क्या है कि वो दोनों लोग हिल रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं। वो सीन इतना फनी हो जाता है अपने आप में। और पहले छोटी मोटी लोग बातें छेड़ देते थे, कि भाई साहब बारिश बहुत करवा दी आपने। मतलब स्मॉल टॉक की शुरुआत ऐसे होती थी, गर्मी बहुत पड़वा दी आपने। और ये कि अब आगे कहाँ रुकेगी, वहाँ पे खाने को कुछ मिल जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, इस तरह की बातें। दिल्ली जाने का बेस्ट ट्रेन कौन सा है यहाँ से। अब चूंकि आदमी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, तो वो मामला चला गया है। तो अब किसी का देखना असहज सा हो गया है, और कोई मुझे देखे ये भी असहज हो गया है। खिलेगा तो देखेंगे, एक किताब है विनोद कुमार शुक्ल की, उसको पढ़ सकते हैं। एक ये शुभम तिवारी ने जो रिसर्च की है, ये मुझे एक पॉइंट इन्होंने लिख के दिया है कि एक ब्रिटिश संस्था है कोडेक लेंस विजन, उसने 2009 में 18 से 50 की उम्र के 3000 लोगों की राय को आधार बना के एक इन्वेस्टिगेशन, एक सर्वे किया, और उसके मुताबिक पुरुष अपनी ज़िंदगी का पूरा 1 साल लड़कियों को घूरने पर कुर्बान कर देता है। कुर्बानी का दिन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज ही हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की। चिट्ठियाँ ब्रिटेन में ना, ब्रिटेन में, हाँ, इसीलिए 1 साल है। भारत में वो शायद पता नहीं कितने साल हो जाए। और अभी आप देख रहे होंगे 2 लोग अचानक बढ़ गए हैं। अचानक नहीं बढ़े हैं, ये लोग पहले से आए थे, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और इनको आप शायद जानते होंगे, 3 ताल सुनने वाले लोग जानते होंगे। मेरा काम सिर्फ इनका नाम और परिचय कराना है, फिर आप समझ जाएंगे। रुन्नू जी के ठीक बगल में जो लाल और काले रंग का ठीक ऐसा ही फ्रेम चश्मे का मेरे पास था, जो महिला, जो लड़की बैठी है, उसका नाम तरुलिका है। और 125वें एपिसोड के बाद से वो 3 तालियों के बीच अपनी इमोशनल चिट्ठी के लिए जानी जाती है। देवरिया से वो आई हैं, रुन्नू जी हैदराबाद से आई हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश से तरुलिका खास आज मिलने के लिए आई हैं। और उनके ठीक बगल में वैष्णवी, जो मुझे बताया गया ऐसा कि जो ऑल्टरनेट ट्विटर स्पेस के 2-3 जो पैरेलल ग्रुप्स चलते हैं, उनमें से एक स्पेस की प्रभारी, एक ग्रुप की प्रभारी हैं, होस्ट करती हैं उसको। और वैष्णवी दिल्ली से ही आई हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, गुना की रहने वाली हैं ये। तो आप दोनों का स्वागत। और ऐसे पूछूं, मतलब जो पत्रकार जिस सवाल के लिए बदनाम है कि कैसा लग रहा है, बताइए, मतलब कैसा फील कर रहे हैं आप 3 ताल के स्टूडियो में आके और ताऊ से मिलके? ताऊ ने पहले बताया था ना कि 3 ताल का चौथा ताल उनकी ऑडियंस है, तो ऑडियंस मतलब चौथे ताल से तीसरा ताल बन के। और थोड़ा जर्नी के बारे में चाहता हूँ, दोनों लोग एक एक करके बताइए। कब कैसे पता चला 3 ताल के बारे में, कैसी कोई चीज़ है, और कैसे इस चक्कर में फंस गए आप? और थोड़ा जोर से बोलना, तो बहुत अच्छा लिखती हो। पिछली इसने चिट्ठी जो भेजी थी, बहुत अच्छा लिखती है, और इतना उसमें भी बहुत धीमे धीमे वॉल्यूम इसका लो ही रहता है थोड़ा, तो एकदम इनका कम है, कड़क आवाज में। भाई माइक का बढ़ा देना, इनका कम है। 3 ताल के बारे में एक फ्रेंड से पता चला था, तो वो आई थिंक 2021 के स्टार्टिंग में उसने सुनना शुरू किया था। उसके बाद से उसने वो भेजता था, तो मैं सुनती नहीं थी, मैं बोलती नहीं सुनना। उसके बाद से उसने टाइम लैब बताना शुरू किया कि 89 से 101 मिनट तक सुन लो, यहाँ से यहाँ तक सुन लो। तो सिर्फ लगा कि ये थोड़ा इजी है सुनना बीच में। हाँ, तो इतना सुन के फिर छोड़ देती थी। फिर उसको मुझे बताना नहीं था कि हाँ ठीक है, एडिक्शन हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे।
तो उसने उससे छिपा के फिर मैंने 1-2 बार एपिसोड सुना और उसको बताया नहीं कि सुना है। फिर तो ये कोई गिल्टी प्लेजर, हमको हिमेश रेशमिया का गाना थोड़ी बनाना है, नहीं, बताना guilty नहीं है, pleasure सुनना है नहीं, खाली। उसको नहीं, क्योंकि उसका ये था कि उसने कई सारे लोग को शेयर किया था। आई थिंक 30-35 लोग तक उसने शेयर किया था जी। और सब उसके एडिक्टेड हो गए थे। अरे तो यार वो उस बंदे को मिलवाओ, उसको एक काजू कतली तो भेजें हम। वो आया था, वही छोड़ के गया। अच्छा, अरे वाह। तो उसको ये नहीं बताना था कि हाँ एडिक्शन हो रहा है हमें भी, हमको उस लिस्ट में नहीं आना था। तो ऐसे शुरू किया था। फिर इसी जनवरी की बात है, तब तक पुराने एपिसोड्स हमने सुन लिए थे और ट्रेन मेरी फिर से लेट थी, तो सोचा कि अब चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हम, लेकिन लिख नहीं पा रहे थे, जो भी झिझक हो। तो इस चिट्ठी लिखे और उसके बाद से तो एक भी एपिसोड नहीं सुना। एक भी एपिसोड छोड़ा नहीं, सारा सुना। तो ऐसे ही एडिक्शन तो हो ही गई थी, 2-3 बार सुनने के बाद से तो हो ही गया। तो तुम ऐसे ये बताओ तरुलिका कि कौन से एपिसोड, जैसे वो बताया 89 से 104 तक सुन लो, ऐसे जो चीज़ें सुनी जहाँ पे अभी तक जितना सुन लिया है 3 ताल में, वो 2-3 प्रसंग 3 ताल के जो आपको ठीक लगे, या एक ही बताना चाहो कि ये वाला प्रसंग पे जो बातचीत थी वो मुझे बड़ी बढ़िया लगी। बारातियों की बात हुई थी, उल्टी वाली, उल्टी साफ करने हाँ, के तहत। हाँ, वो फिर करेले की चतुराई वाला एपिसोड मैंने बताया ना, मास्टर मरकही मास्टर वाला, वो भी सुना था। तो ये 2-3 है। वैसे तो सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये 2-3, करेले की चतुराई सबसे ऊपर। करेले की चतुराई, वो करेला जो आपके झूले में आ गया। टंटापुर निनौती निनाए। वैष्णवी, आपकी जर्नी क्या रही है? आपको कैसे पता चला? क्या आप आपस में पहले एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते। 3 ताल के थ्रू ही आप तीनों लोग एक दूसरे से 3 ताल के जरिए ही मिले हैं। अरे वाह, और ये पहली मीटिंग है हम लोगों की भी। अद्भुत। कम्युनिटी बना रहे हैं। हाँ, ये हुआ कि जब आप लोगों का जो ये 100th इवेंट था, 100th एपिसोड का, तो मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने बोला कि मुझे दिल्ली आना है और हम मिलेंगे। तो फिर वो आया, यहाँ से गया, मिला, उसने फिर लिंक सेंड की, मैंने नहीं सुना। फिर जब भी वीडियो आया तो फिर मैंने बोला कि जो तुम्हारा इवेंट हुआ था ना, उसका वो भेजो, मुझे लिंक भेजो। मैंने देखा, फिर उसके बाद मैं सिर्फ 100 सुना था, फिर बिज़ी हो गई ऐसे। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-3 मंथ बाद, शायद मार्च में आप लोगों का लास्ट एपिसोड था। तो उस दिन स्पेस हो रहा था और खुरपेंच बोल रहे थे उस टाइम। आपको याद है 4 मार्च? हाँ, 4 मार्च और 7 मार्च को स्पेस हो रहा था। तो खुरपेंच बोल रहे थे उस टाइम, और मतलब ऐसे मैं देख रही थी स्पेस में क्या चल रहा है, तो मैंने एंटर किया। फिर मुझे सही लगा, फिर सुना मैंने आप सबको। उसके बाद में फिर मैंने 125 सुना, लेकिन पता चला उस दिन कि अब बाबा जा रहे हैं। फिर वहीं से सुना। फिर अभी ज़्यादा एपिसोड सुने नहीं है मेरे, से 46 हुए हैं अभी। तो 46 एपिसोड को इंटू बहुत 2 बड़ी आवर्स बात कर है। दीजिए, बहुत है। अभी और वो बस भी हाल में सुनना शुरू किया क्या तब। है? हाँ, बहुत है। लोग कहते हैं ना कि ये जनरेशन है, इनकी शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, ये लोग तो कोई चीज 15 सेकंड सुन नहीं सकते, तो रील देखने वाले हैं। हाँ, और ये मैंने तो यंग बिल्कुल- जनरेशन है, 22-23 साल के लोग हैं। वही तो और फालतू मैंने का स्पीड फैलाया बढ़ा जा रहा है के ये नहीं सब। देखा। स्पीड बढ़ा के नहीं सुना नहीं, है? अरे बिल्कुल। प्रॉपर 2 घंटे मैं देख भी के नहीं सुना। सुनती। स्पीड बढ़ा के नहीं सुनता। मैंने कोशिश की है स्पीड बढ़ा के सुनने की, तुम्हारे रिकमेंडेशन पे। मैं तो स्पीड ही बढ़ा के सुनता हूँ, क्योंकि मैं ऑडियो जितना कंज्यूम करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे सुनना ही पड़ता है। तो पर बहुत शुक्रिया, आप लोग वहाँ से आए, मतलब आप देवरिया से, आप दिल्ली से, आप हैदराबाद से। मैं और जो चिट्ठियाँ आज आई हैं, और इनके बीच में भी, इन चिट्ठियों के बीच में भी आप कहते रहिएगा जो आपको कहना है, क्योंकि आज मौका है कि आप दूसरे 3 तालियों से भी बात कर सकती हैं जो आपको सुनेंगे। पहली चिट्ठी ताऊ बर्तानिया के NCR से आई है, ये इन्होंने लिखा है। इनका नाम, पेन नेम है अज्ञेय। जब छोटा था तो घर के मामा भैया सब धर्मयुग, हंस, सरिता में अपनी कविताएं, पत्र इत्यादि भेजते थे। मैंने भी नन्हे सम्राट को भेजा था, पर वो प्रकाशित नहीं हुआ। सोचा था बड़ा होकर धर्मयुग में कोई कहानी भेजूंगा। जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक तो हिंदुस्तान का कायाकल्प हो चुका था। वैसे प्रकाशन तो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए। हालांकि 3 तालियों को देखकर लगता नहीं कि लोगों की बौद्धिक संपदा में कोई कमी आई है, लेकिन यहाँ हटिया में नए तरीके के विक्रेता आ गए हैं। कुम्हार की बनाई डुगडुगी की जगह चाइनीज बंदर ने ले ली है, जो बटन दबाने पर नाचता है
और 7वें सप्तक पर धूम मचाले भी गाता है। उस नस भेदने वाली आवाज़ में डुगडुगी की संगीत की आवाज़ कहीं दब गई। तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी की जगह कक्कड़ परिवार के भाई बहनों ने ले ली है। हम हटिए के इस शोर में बौराए से घूमते रहे। फिर आया तबले की ताल से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम। आप समझ जाइए कि 3 ताल हमारे जीवन का कौन सा रिक्त स्थान पूरा कर रहा है। ये तबले की 3 ताल और आपका पिछला एपिसोड, वाह क्या बेजोड़ प्रस्तुति थी। संजय जी की आवाज़ में यमन राग सुनकर ऐसा लगा कि थकी सी शाम में चाय की एक चुस्की ली हो और अनायास ही मुँह से निकल गया हो। वाह, सटीक मात्रा में अदरक, दूध, ठीक तापमान और एक भी दाना चीनी, न ज़्यादा न कम। वाह वाह वाह। पिछले एपिसोड में आपने शास्त्रीय संगीत को समझने की बात की। मेरा मानना यह है कि सभी तरह का संगीत सबको समझ आता है, चाहे वो पॉप हो, रॉक हो या हिंदुस्तानी क्लासिकल। बस सुनने वाले के पास समय और एकाग्रता होना चाहिए। एक बार बस आपके शरीर का रिदम मैच हो जाए, फिर क्या अजीज़ मियाँ और क्या लेड ज़ेपेलिन, सब संगीत उसी 7 स्वर में बने हैं और वो 7 स्वर और उसके सप्तक गणित की एक म्यूजिकल मैनिफेस्टेशन है। नीचे के सा का वेवलेंथ ऊपर के सा का ठीक 2 गुना होता है। एक स्केल से दूसरे स्केल में एक फेज का फर्क होता है, वगैरह वगैरह। तो यूं मानिए कि ब्रह्मांड की भाषा है गणित और संगीत गणित का एक मधुर सा डायलेक्ट है जो इंसानों के इस इलाके में प्रचलित है। अगर ध्यान से सुनिए तो सब समझ आ जाएगा। ये तो साबित हो चुका है कि जानवरों और पेड़ पौधों को भी समझ आता है। संगीत से फसलों की पैदावार में भी वृद्धि साबित की जा चुकी है। हम तो फिर भी इंसान हैं। कू 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 और कोका 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 के परे जो असली कोकिला कहीं कुम्हलाई बैठी है, उसे एक बार सुनिए। आपके मस्तिष्क के द्वार खुलेंगे और नए विचारों की पैदावार भी बढ़ेगी। संगीत का टॉपिक था, तो मेहदी हसन की गज़लों के रिकमेंडेशन के साथ पत्र समाप्त करता हूँ। स्कॉटलैंड का एक एहसान उठाए, मैं भी बस यही सुनने जा रहा हूँ। आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। आज मैथिली नहीं, उर्दू जितनी चाशनी तो मैथिली में भी नहीं है। बरतानिया के एनसीआर से अज्ञे। स्कॉटलैंड का एहसान बांटिए। और बहुत सुंदर चिट्ठी आपने जो संगीत की जो गणित के नज़रिए से व्याख्या की और उसको गणित बताया। ब्रूस भाई अगर लिखते तो कमोबेश इसके आस बहुत सहमति वो इससे जताते, एक फेज का फर्क जो उन्होंने बताया। बहुत सुंदर। अब तक जो आए सब खराब आए। इसीलिए हमने स्कॉटलैंड से मोहब्बत छोड़ दी, पर इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और ये वहाँ रहकर शायद रिवेंज ले रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारी एक्सेंट में अंग्रेजी बोलूँगा, पर मेरी लेखनी देखो। स्कॉटिश एक्सेंट वैसे मुझे बहुत प्यारा है। कभी भाई अगर चिट्ठी लिखें, वैसे आप ब्रिटानिया में रहते हैं, पर स्कॉटिश एक्सेंट पे कभी कोई चिट्ठी लिखिए, उसके किस्से इतने ज़बरदस्त हैं। मैं बहुत सारी टीवी सीरीज इस चक्कर में देख लेता हूँ कि वो स्कॉटिश एक्सेंट वाली कैसी। हाँ, वो बित्ता भर का देश। हाँ, एक्सेंट पे लड़ाई बहुत होती है वहाँ पे। हर आदमी अड़ा हुआ है कि मैं ऐसे ही बोलूँगा, मैं ये चीज़ें खा जाऊँगा। नाउ नहीं बोलते हैं वो लोग। हाँ, नाउ टाइम। मज़ेदार। अगली चिट्ठी है द 9th एलिमेंट, ये नाम है द 9th एलिमेंट। प्रिय 3 ताल पैनलिस्ट, ये नया नाम इन्होंने रखा है क्योंकि 3 लोग हैं और कई लोग भी हो सकते हैं। मैं एक बिल्कुल नया किशोर 3 तालिया हूँ और मेरा पहला एपिसोड सीज़न 1 का आखिरी एपिसोड था, यानी एपिसोड 125। आपकी तरह वैष्णवी। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मैं इतने सुखद शुद्ध हिंदी पॉडकास्ट की यात्रा से चूक गया। मैं वर्षों से पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, लेकिन चूंकि वे सभी अंग्रेज़ी में हैं, इसलिए मुझे केवल हिंदी पॉडकास्ट सुनकर खुशी हुई जो आमतौर पर ऐसी किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग न करने का पालन करता है। चूंकि मैं पहली बार लिख रहा हूँ, इसलिए अंग्रेज़ी लिपि में शब्दों को लिखना ठीक नहीं लगा। हालांकि मुझे बाबा का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं शांत बातचीत के साथ साथ समय समय पर छोटी छोटी बातों का भी आनंद लेता हूँ। मुझे पिछले एपिसोड्स को सुनने के लिए वापस जाना होगा, जिन्हें मैं आमतौर पर बाइक चलाते या दौड़ते समय सुनता हूँ, और ये मेरे लगभग 1 घंटे के रनिंग शेड्यूल में फिट बैठता है क्योंकि मुझे 124 एपिसोड्स पूरे करने हैं, तो ये मेरी गर्मियों की व्यस्तता रहेगी। फ़िलहाल बॉन के छोटे से गांव में रहता हूँ, जो एक समय पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये एक छोटे शहर में तब्दील हो गया है। हालांकि मैं एक नौसिखिया हूँ, लेकिन सीज़न 2 ने कूलर में स्थापित खस से लेकर लंगड़ा या दशहरी आम की चर्चा तक बहुत सारी मुस्कुराहटें ला दी। अंतिम चरण में चर्चा के लिए एक विचार जो कुछ समय से मेरे मन में है, वो है कि भारत को एक रूढ़िवादी राष्ट्र और बदलाव के प्रति कठोर राष्ट्र के रूप में चित्रित किया जाना। हालांकि ये तथ्य नहीं बदलता कि पश्चिमी दुनिया में भी रूढ़िवादी मानसिकता काफ़ी प्रचलित है, चाहे वो यूरोपीय देशों में हो, एक विशेष भाषा के उपयोग को लेकर या नकद मुद्रा के उपयोग को लेकर, खासतौर से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच धर्म आधारित अलगाव को लेकर। आधुनिकीकरण एक अवधारणा है, एक ऐसी मानसिकता जिसे भारत ने इस समय तुरंत स्वीकार कर लिया है, जैसा कि मैंने यहाँ आकर महसूस किया। निश्चित नहीं कि इस बारे में आप लोग पहले बात कर चुके हैं या नहीं, पर शेष अगली बार तक स्यूडोनेम 9वें तत्व यानी द 9th एलिमेंट के नाम से हस्ताक्षर करूंगा। जय हो द 9th एलिमेंट, बॉर्न जर्मनी। ये बात सच है, इस पे हमको एक दिन बहस करनी चाहिए कि पूरी दुनिया, नॉट पूरी दुनिया बट दुनिया के देश एक दूसरे पर ऐसे चीज़ों के लिए आरोप लगाते हैं जो जिसके दोषी वो खुद हैं, जो मतलब उनको ये अनभिज्ञता रहती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें कोसा जाता है वो उनके यहाँ भी वैसे ही है, उसे वैसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मे भी आप अगले किसी बिल्कुल करें इस पे चर्चा करें, और वो कार्बन एमिशन से लेकर रूढ़िवादी और एंटी इमिग्रेंट स्टैंड सब पे बात करें। अगली चिट्ठी जो है वो हस्तलिखित है और वो उसका प्रिंट मैं लेके आया हूँ, जो कि इन्होंने हस्तलिखित चिट्ठी की फ़ोटो खींच के भेजी थी। और ये इनका नाम है स्ट्रेंजर, और इन्होंने लिखा है स्ट्रेंजर गुड़गांव चैप्टर। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ। जय हो त्रिमूर्ति। ये चिट्ठी त्रिमूर्ति यानी कि BTS के लिए लिखी जा रही थी, और ये तब की बात है जब 124वां एपिसोड आने वाला था। लेकिन आलस की पराकाष्ठा ये है कि 125वां होने के पहले लिखना था, लेकिन इसे दूसरा सीज़न शुरू होने के बाद भी नहीं लिखा जा सका। खैर, आज भी इस बात का गुस्सा है कि बाबा के जाने से पहले क्यों नहीं लिख पाया। बहरहाल, फास्ट फॉरवर्ड टू आम वाला एपिसोड, उसके बाद लिखने का मन था, लेकिन फिर से आलस जीत गया। चलिए, बहुत हो गया रोना धोना, अब अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम स्ट्रेंजर है और हम गुरुग्राम में एगो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत छी। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मिथिला से हूँ, दरभंगा मेरा घर है और अभी गुरुग्राम चैप्टर चल रहा है। हाँ, तो अब सीधे आम की स्टोरी पर आते हैं, और चूंकि मैं लेट हूँ तब भी अपनी स्टोरी बताता हूँ कि कैसे ये शुरू और अंत होता है। ये स्टार्ट होता था टिकला से। ये कोई आम है, मुझे पता नहीं। ये स्टार्ट होता था टिकला से, चूंकि किशनभोग, बम्बई और कुछ आम बिना पके हुए भी मीठा लगता था, तो इसे पकने से टिकला जो है वो टिकोला है। अच्छा, आम जब छोटा होता है, देसी आम है क्या ये? नहीं, कोई भी आम, अच्छा, उसका जब छोटा होता है उसको टिकला कहते हैं। उसमें से कई ऐसी वैरायटी है जो छोटे में भी मीठे लगते हैं। हरे में। ओ हाँ, तो फिर से पढ़ते हैं। ये स्टार्ट होता था टिकला से, चूंकि किशनभोग, बम्बई और कुछ आम बिना पके हुए भी मीठा लगता था, और इसे पकने से पहले ही हम लोग खा जाते थे। और ये आम पकने पे उतना बेहतर लगता भी नहीं है, तो इसे कच्चे और पके हुए के बीच में खाया जाता है, जिससे कि आप ज़बरदस्त इसका टेस्ट ले सकें। उसके बाद बीजू। हाँ, ये उन आमों का समूह है जो यूं ही उगाते हैं और इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे बेनाम आमों को रखा गया है। इसके साथ साथ मालदा या लंगड़ा, जो भी बोलिए वो आता है, और हम लोग इसे आमों का राजा बुलाते हैं। मेरा मानना है कि मालदा से बेहतर कोई और आम हो ही नहीं सकता। बीजू आम एक बार पकना शुरू हो जाता है तो बहुत जल्दी सारे पक जाते हैं, और उसके कुछ दिन बाद मालदा भी खत्म हो जाता है। तब कलकतिया आम बचता है मार्केट में। मिथिला का कहानी। इस आम का स्वाद ठीक होता है, लेकिन ये आपको वॉशरूम के चक्कर लगवा सकता है। ये आम गच पक्कू से ज़्यादा कच्चा तोड़कर पकाकर खाने में आनंद आता है। बाकी कोशिश रहती है कि एक दो से ज़्यादा नहीं खाएं, नहीं तो आपका पेट डायरेक्ट हो सकता है। ये मुझे अच्छा सुंदर प्रयोग लगा, पेट डायरेक्ट हो गया। नहीं, ये बाईपास। हाँ। पेट डायरेक्ट हो सकता है। इसी आम के साथ आम स्टोरी समाप्त होती है, और आम गाछियों में जब गजब सन्नाटा देखने को मिलता है, जो चहल पहल पिछले 2-3 महीनों से चल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है, और फिर से लोग नए साल के इंतज़ार में लग जाते हैं।
चिट्ठी शायद थोड़ी लंबी हो गई, अब इसे यहीं विराम देते हैं। स्ट्रेंजर फ्रॉम गुरुग्राम चैप्टर। आप माइक ले लीजिए रोनू जी। हाँ, मिथिला वाले जो है ना आम बहुत खाते हैं, ऐसा आम के बहुत प्रेमी हाँ, होते हैं। बहुत और प्रेमी होते मिथिला में ज्यादातर, पहले मैं जब छोटा था तो आम कोई खरीद के नहीं खाता था, इसको ऐसे कर लीजिए। आम खा लिया जाता था। बिल्कुल। और आम खरीदने की, आम और कल्चर नहीं लीची था खरीदने का का। नहीं। हालांकि अब गांव में सब खरीदते हैं, बगीचे ही बगीचे नहीं, थे, वहाँ बहुत बगीचे और हैं लोग अभी दे देते थे, दे देते थे। लोग दे भी देते हैं ना, जिनका बगीचा है उनका टूट रहा है तो वो दे रहे हैं, वो आते जाते ज्ञान ले लो। कलकतिया आम आपके यहाँ हाँ, होता है? बिल्कुल। इन्होंने जैसे शुरू किया तो वैसा ही है। पहले वो टिकुला बोलते हैं उसको। अच्छा। टिकुला मैथिली में बोलते हैं। जो कोई भी आम जब छोटा है तो उसको टिकुला बोलेंगे। ओके। और बच्चे उसको काट के नमक मिर्ची के साथ खाते थे। उसके बाद आता है किशन भोग, जो कृष्ण भोग कहते हैं उसको, और बम्बई। वो बहुत मीठा होता है पकने के बाद। आम का नाम बम्बई कैसे है? कहाँ से आया वो? अभी लंगड़ा भी तो है। नहीं तो मालदा भी है ना, मालदा भी एक जगह है। मालदा हमारा जो मालदा मालदा भी है जगह, हाँ। उसको हम मालदा बोलते हैं, क्योंकि मालदा एक जगह है। वैसे ही बम्बई आम है हाँ, हमारे यहाँ। बम्बई आम और कृष्णभोग दोनों अगर पका आप खाए तो उसमें कीड़े हो जाएंगे, इतना मीठा होता है वो आम। तो उसको कच्चे में ही खाते हैं। और मालदा जो वहाँ का सबसे फेमस है। और दरभंगा में और मधुबनी में आम के बगीचे बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम लोगों में भी एक प्रवृत्ति है कि आम गाछी जिसको बोलते हैं, आम का पेड़ लगाना, तो वो अभी भी लगाते हैं लोग। और बहुत है। और मैंने शुरू से देखा बचपन से कि मेरी काकी या दादी वगैरह थी ना, वो बकेट भर के आम उसमें पानी में रखती थी और उस तरह से खाते थे। ये गिनते माना हैं। जाता है कि आम की तासीर गर्म होती है, हाँ, तो हाँ, पानी में डाल दोगे हाँ। तो वो और नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। और आम खरीद के मैं भी नहीं खा पाती हूँ। अच्छा। मुझे लगता है कि आम भी खरीद के खाना पड़ रहा है। हैदराबाद में तो करना ही पड़ता है खरीदते। हाँ, तो चूंकि वहाँ पे मशहूर होते हैं बंगनापल्ली, बोगनपल्ली। हाँ, तो उतने मीठे आम नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में है वो। और मालदा आम उसके बाद आता है जो बहुत वहाँ फेमस है जी। उसी टाइम में इतने आम हो जाते हैं बाकी। और बीजू जो है वो जो छोटे वाले आम होते हैं। हाँ, किसी बीज से अगर चला गया बीजू जो है और ना, जिसमें वो रेसेस carelessly किसी ने फेंक दिया आम खा के, चूस लिया और उसे फेंक दिया। हाँ, और वो उसमें निकल गई एक कोपल, और उसको फिर मिट्टी मिट्टी मिल गई तो वो पेड़ हो गया। जो अनवांटेड, अनप्लान्ड आम के पेड़ होते हैं ना, वो बीजू कहलाते हैं। उनकी इज्जत समाज में वैसी रहती है। उसको लोग छोटे छोटे होते हैं, बाय द वे काफी मीठे होते हैं। हाँ, और रेसेदार होते, वही मैं बोलने जा रही थी। और उसका रस निकाल के फिर रोटी के साथ या जो चावल के साथ खाते हैं। एक मालदा या 5 बीजू। हाँ, बिल्कुल। रोटी के, बाय द वे हम लोग रोटी के साथ खाते हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो एक कटोरी में 5 बीजू से जितना रस निकलेगा उतना एक मालदा से निकल जाता है। अभी तो आम्रपाली और मल्लिका करके आम है, वो भी बहुत फेमस है। अच्छा। और बहुत ही बढ़िया आम है वो। हमारे यहाँ एक कर्पूरिया आम होता है, जो कपूर कैम्फर का जो स्मेल है वो उस आम से आता था। और कहते कि पहले जब दरभंगा महाराज थे तो हमारे बगीचों से उनके लिए आम जाता था। अच्छा। और जब ये सीज़न होता है और बच्चे सब लोग गांव जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर ही नौकरी कर रहे हैं अभी, तो उस टाइम एक दिन खाना बनाते हैं, तो गाछी में भोज, वो भी एक बहुत फेमस है। और लास्ट में कलकतिया आम जो बता रहे हैं, वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है उसमें, पेट भी डायरेक्ट हो जाता है कह रहे हैं। वो तो मुश्किल है, तो वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको आम खाना ही है, तो उसको भी खा लेते हैं। चल रहा है। जी, मतलब आम जैसी एक चीज़ है, खा लेते हैं। तो आपके मध्य प्रदेश में वैष्णवी है आम का कुछ कल्चर? मेरे मतलब जहाँ मेरा गांव है वहाँ आप मध्य प्रदेश में गुना से हैं? हाँ। मेरे मतलब खुद के हमारे ना बहुत बागान होते थे पहले। अभी तो खैर वो हो गए हैं, बूढ़े आप हो गए हैं सब बोलते हैं। पहले लेकिन बहुत सबको बेचते थे, रिलेटिव्स को, सेलिंग भी होती थी उनकी। और उनको पहले मतलब वो कैरी रहती थी, जिनको कच्चा आम बोलते हैं, वो कैरी होती थी। फिर बाद में उनको जब ये बारिश जब हो जाती थी तो या तो उनको तोड़ लेते थे या फिर वो खुद ही गिर जाते थे, तो उनको फिर पत्तों में रख के पका के फिर खाते थे। वो उनका बिल्कुल अलग टेस्ट है, मतलब वो आम नहीं होता है बट वो अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा सा होता है वो। एक चीज़ और हमारे यहाँ कुछ लड़के करते थे, वो उनका बॉनफायर पार्टी होता था, कच्चे आम तोड़ करके खूब सारे, और उनको वो आग में भून करके
मतलब जैसे आलू को भूनते हैं ना, उस तरह से भून करके और फिर नमक वमक से और मिर्च से खाते थे। हमारे यहाँ जो आम पन्ना बनता है हाँ, वो उस वैसे ही बनता है। अच्छा, वो तभी वो वो स्मोकी आग में, कच्चे आम को आग में पका के, जैसे बैंगन पकाते हैं ना हाँ, भरते हाँ। के लिए, वैसे उसको पकाते हैं। हाँ जी, तरुलिका जी के यहाँ देवरिया में क्या होता है आम के साथ? एक और आम आता है दशहरी के पहले आता है, उसको गौरजीत बोलते हैं। गौरजीत? काफ़ी टाइम तक हमें लगता था उसको गब्बरजीत बोलते हैं। अभी इस साल वो भ्रम टूटा है मेरा। वो है ना एक TIL, हाँ। टुडे आई लर्नड। ठीक है, अगली चिट्ठी है आकाश त्रिपाठी की पेरिस से। आज सारी NRIs चिट्ठी। देखिए आप लगातार ब्रिटानिया और जर्मनी और पेरिस, पूरा यूरोप सक्रिय। यूरोप चैप्टर आगे निकल रहा है, सिर्फ एक गुड़गांव चैप्टर है जो यहाँ मुंबई चैप्टर, बिहार चैप्टर, हैदराबाद चैप्टर, गुजरात चैप्टर के लोग हैं, उनके लिए चेतावनी और चैलेंज। आकाश त्रिपाठी पेरिस से लिख रहे हैं, कुलदीप भाई, ताऊ और हमारे तीसरे भाई बहन जो भी हैं उनको जय हो। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लेटर को पहले एपिसोड में शामिल किया, मज़ा ही आ गया। संयोग से मैं पिछले 2 हफ्ते से क्लासिकल म्यूज़िक ही एक्सप्लोर कर रहा था और इस एपिसोड में संजय सर के साथ उसकी चर्चा हुई तो लगा कि मेरे लिए ही हो रही है। पिछले एपिसोड में ट्रक ड्राइवर पर चर्चा, क्राइम वाले एपिसोड, ये सब तो अच्छे थे, लेकिन संजय सर के साथ वाला 3 ताल सुनकर ऐसा लगा कि हम फॉर्म में आ गए हैं। ताऊ से एक बात पूछनी थी कि वो जेल वाले पंडित जी का नाम भी बता दीजिए, बड़े दिलचस्प किरदार लग रहे हैं। अरे पंडित बता दिया, शर्मा बता दिया, अब क्या पीछे थोड़ा तो गूगल करने का ना भाई। ऐसे ही प्रयोग आप लोग करते रहें, बाकी तो हम लोग हैं ही। शास्त्रीय संगीत में मैंने प्रभा अत्रे, शोभा गुर्टू और पंडित मुकुल शिवपुत्र को सुना है, कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। तो इन्होंने जो लिंक्स भेजे हैं मैं बता देता हूँ कि वो लिंक्स हमें 3 इन्होंने लिंक्स भेजे हैं। तो प्रभा अत्रे और मुकुल शिवपुत्र दोनों की आवाज़ में एक ही गीत है, जमुना किनारे मोरा गाँव, जो सुना जा सकता है। आप ये प्रभा अत्रे और मुकुल शिवपुत्र सर्च कर दीजिएगा अलग अलग उसमें। और शोभा गुर्टू की आवाज़ में रंगी सारी गुलाबी। ये लिंक शेयर हो सकता है हम अपने पॉडकास्ट उसमें, के डिस्क्रिप्शन में। हम उसमें लगा देंगे इसको। तो जय हो जय हो जय हो आकाश त्रिपाठी पेरिस। ये चिट्ठी है, आखिरी चिट्ठी हमें जो आज के लिए हमने ताऊ रखी थी वो वैष्णवी की थी। अब इस चिट्ठी को पढ़ने का क्या ही मतलब जब वैष्णवी यहाँ है। तो आप अपनी चिट्ठी जैसी जो बात आप कहना चाहती हैं वो अब कह दीजिए। इंट्रोडक्टरी था वो, क्योंकि फर्स्ट चिट्ठी थी, मैंने कभी लिखा नहीं। कोई बात नहीं, मतलब जैसे आपने इसमें कुछ क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र किया है, यूट्यूब का कुछ जिक्र किया है, ट्विटर स्क्रॉल करते हुए जो आप चीज़ें बता रही थी, आप एक ये बता दीजिए जो भी 3 तालियों के लिए जाते हुए आपका जो तजुर्बा यहाँ से। लास्ट टाइम संजय जी आए थे तो बस वो गाने की बात कर रहे थे, क्लासिकल म्यूजिक्स की, तो उनका मुझे नहीं है नॉलेज, बट जैसा उन्होंने बोला था कि सुनने में अच्छा लगता है, तो बस सुनने में ही अच्छा लगता है। और आप जो बोल रहे थे कला वाली जो सीरीज़ आई थी उसका एक सॉन्ग था फिर होना नजरिया, नजर से वो, नजरिया, और अभी एक ट्रेंडिंग भी है सुनिधि चौहान वाला। हाँ, अभी थोड़ी वो देर तेरे पहले बात मेरे कर, इश्क हाँ का वो भी एक अच्छा है, शायराना दौर सा था। हाँ वो भी अच्छा है, पसंद है कौसर मुझे। मुनीर का लिखा हुआ है वो। इनफैक्ट मुझे वो सुनने के बाद लगा कि सुनिधि चौहान को एक लंबे समय तक उनसे वो बहुत ही जैजी और उस तरह के गाने, माइंड ब्लोइंग माहिया टाइप के गानों में वेस्ट किया गया, पर वो शास्त्रीय टच वाले और गज़लें बहुत सुंदर गा सकती थी जैसी उनकी आवाज़ थी। तरुलिका जी कुछ कहना चाहती हैं जाते जाते, फिर एंड करेंगे आज का एपिसोड। सभी 3 तालियों को तरुलिका जी की ओर से। इस बार ही शर्त है कि वो इमोशनल नहीं होंगी। नहीं, वो इमोशनल मोमेंट था। हाँ वो सच में था, मतलब 7, 8, 9 महीने जो भी जितने टाइम से सुन रहे थे, जितने भी एपिसोड, मैंने जिस भी एपिसोड में चिट्ठियाँ लिखी थी वो दोनों एपिसोड में बाबा ने ही ज़्यादा बोला था, तो और ज़्यादा कनेक्शन उनसे फील हो रहा था। तो वो उसके बाद लास्ट हुई बात कभी उनसे? 1-2 बार हुई है इंस्टा पे। तो वो चिट्ठी बस ऐसे ही फ्लो में लिख दी गई थी। उसको भेजने के पहले मेरी रूममेट है, उनको सुनाया था, तो वो बोली कि तुम भेज तो रही हो, वहाँ पे सब रोएंगे। मुझे लगा नहीं, सबका मूड ऐसे ही होगा जैसे बेबाक बुधवार में बाबा जिसमें बोले थे कि चिट्ठी लिखना 125th के लिए। तो हमें लगा कि सबका मूड ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, क्योंकि 3 ताल मेरे से पहले से काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं। तो जो मैं फील कर रही थी वही लिखा, मतलब वही बोला। और वो उसके बाद से तो 3 तालियों के बीच में स्टार तरुलिका।
सबसे पहले तो क्योंकि मैंने रुला इसको दिया follow था। किया। हाँ जी। और तरुलिका की चिट्ठी सच में मेरे लिए भी बहुत, और बाद में भी मुझे याद है एक बार बाबा स्पेस में आए तो मैंने इसको मैसेज किया कि बाबा आए हुए हैं, ये लोग पढ़ने लिखने वाले, इनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो तब भी वो इमोशनल हो रही थी, बोल रही थी दीदी मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत थोड़ा हिचकती है, थोड़ा, हिचकती है। हाँ, हाँ, और वो सच उसकी बातें, वो जो आप नए जनरेशन बोल रहे हैं ना, तो आप इनको देख के बोलिए कि शायद हमारे जनरेशन में ऐसे बच्चे नहीं होते थे जैसे ये लोग हैं। नहीं, लेकिन और ये बात बहुत जानते हैं, हम लोगों की छोटे शहरों की कंडीशनिंग का भी हिस्सा है कि हम अपने प्रेम और अपने अनुभूतियों को एक्सप्रेस करते हुए बहुत सहज नहीं हो सहज पाते। नहीं होते थे, और बिल्कुल। वो अगर हम करना चाहते हैं तो चुपके से वॉइस हाँ। रिकॉर्ड करके भेज दिए। अब 4 लोगों के बीच आप बुलवा रहे हैं तो कैसे बोले? हाँ, बिल्कुल। तो ये है, ये मतलब मैं भी वो उसी झिझक पृष्ठभूमि आज से- तक नहीं गई है हाँ, हमारी, तो पर और उसको एक्सप्रेस करने से कि भावनाएं हम सब के मन में आती हैं। बिल्कुल वो जो पावर है ना उन सब बातों को कह देने का, और सही शब्दों में नाप तोल के कह देने का, और वो बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट किए, बहुत सहज तरीके से। मेरे हिसाब से तरुलिका ने बहुत मेहनत नहीं की थी। अगर बहुत मेहनत हाँ। करती तो एक्सपोज हो जाते कि ये बहुत ज्यादा सोचा समझा गया प्लान्ड चिट्ठी है। वो बहुत खूबसूरत फ्लो थी, में। और वो इसलिए खूबसूरत थी कि बिल्कुल नैसर्गिक सहज तरीके से फ्लो कर रही थी। तो तुम्हें लिखते रहना चाहिए, मतलब चिट्ठियां ही नहीं, चिट्ठियां भी। तो एक पता नहीं किसकी कविता का एक हिस्सा है, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो ये है कि सब कुछ कह दिया, अब दिल पर कोई बोझ ना रहा, सिवाय इसके कि सब कुछ कह दिया। तो ये वाला बोझ ठीक है कि सब कुछ कह दिया है, ये ठीक है। तो इस 3 ताल के इस खास एपिसोड में इतना ही। ये ऐसे इस तरह के एपिसोड 3 तालियों के साथ हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रुनु जी जो हैदराबाद से आई, देवरिया से तरुलिका आई और दिल्ली से वैष्णवी इस एपिसोड के लिए आई, जो गुना की रहने वाली, जो गुना की रहने वाली है। ये गुना नहीं है। गुना बहुत ऐतिहासिक सा रहा जी, है। वहां से हाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं। जी, राजा साहब, बड़े बड़े लोग, हाँ? बड़े बड़े लोग। गुना भाग। हाँ, राजनीति का गुना भाग वहीं से होता है, मध्य प्रदेश। तो चिट्ठियाँ आपको भेजनी है। मैं एक बार विषय याद दिला देता हूँ किन किन विषयों पे आपको चिट्ठियाँ भेजनी है। आपको भेजनी है पेड़ को जो पेंशन मिल रही है उस पर। आपको चिट्ठियाँ भेजनी हैं फ्लैट में बकरा रखने पर, अगर कुत्ता रखा जा सकता है, बिल्ली रखी जा सकती है, तो बकरा ले जाने या रखने में क्या दिक्कत है, या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, लिफ्ट में ले जाना। टमाटर का आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्या आपके यहाँ टमाटर खाने से यूरिक एसिड बढ़ रहा है या नहीं, बताइए। उससे जुड़े चुटकुले भेजिए, थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कीजिए। और टाइम टेबल में आजकल के बच्चों पर भी बात हुई है, वो भी भेजिए। और घूरने पर आपको चिट्ठियाँ भेजनी है कि आप घूरते हैं कि नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं वो घूरते हैं। कुछ लोग सहज तौर पर ऐसे देखते हैं, आंखें भी उनकी बड़ी होती हैं और उनकी मुख मुद्राएं ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल गंभीर, धीर गंभीर, कि वो आपसे बात करते हुए घूरते हुए सही लगते हैं। तो क्या वो इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर लगते हैं आपको? इस तरह के तजुर्बे आप भेजिए। पता वही है radio@aajtak.com पर। आप लोग को तो याद हो गया होगा। radio@aajtak.com। और व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। इस पर आप हमें डायरेक्ट वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने इस बीच शिकायत की कि उन्होंने हमें मैं भी 3 तालिया वाले मैसेज किए, पर उनको ग्रुप में जोड़ने में थोड़ी देरी हो गई। शुभम जी थोड़ा इसका ख्याल रखें, है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, गलत बात है। और फिर भी अगर देरी हो तो आप एक बार radio@aajtak.com पर भी मेल कर लीजिए। वो ऐसा है कि वो सब लोग, हम मल्टीपल लोग देखते हैं, तो व्हाट्सएप वाला एक ही व्यक्ति कोई देखता है, पर radio@aajtak.com पे अगर आप भेजेंगे तो पूरी टीम को वो दिखता है। तो उससे काम मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, अगर कभी हमारी तरफ से कोई कोर कसर रह जाए तो इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। ज्ञापन आप करेंगे तीनों का? धन्यवाद ज्ञापन रोनू दीदी, तरुलिका और वैष्णवी, आप लोग यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसे ही 3 ताल के कुछ श्रोता आपको यहाँ मिल सकते हैं हर 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद। जो आना चाहते हैं ऐसी कोशिश बता है दीजिए। हमारी। हाँ। जो भी दिल्ली आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो शुभम को मैं भी 3 तालिया ग्रुप पर बता दें। हाँ, या फिर मेल कर सकते हैं जो radio@aajtak.com। आम जाने ही वाला है और कलकतिया खाना ना पड़े
जो मिल रहा है अभी प्लीज निपटा दें। और जामुन, हमने पहले 3 ताल में एक बार कहा था, आम खाएं तो जामुन जरूर खाएं, डायरेक्ट नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो।